नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। तो जैसे कि हम एनक्लेक्स की जो मोस्टली जो सीरीज है दोस्तों वो पढ़ रहे थे, और उसमें हमने जो ऑब्स्टेट्रिक्स के 191 से लेकर और जो 200 जो क्वेश्चन है दोस्तों वो हम आज पूरे कर लेंगे। आज हमारे 200 जो क्वेश्चन है दोस्तों वो पूरे हो जाएंगे। और इन 200 क्वेश्चन में हमने कई सारे, न सिर्फ 200 क्वेश्चन ही देखे दोस्तों, मैंने आपको हर एक क्लास के अंदर 2 से 3 टॉपिक मैंने आपको हर क्लास में लगभग क्या करवाया है दोस्तों, पूरे करवाए हैं। तो आज हम डिस्कस करते हैं आगे, फिर से हम शुरुआत करते हैं और इनको पढ़ते हैं। तो चलो शुरू करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन के साथ। एक सेकंड रुकना, इसका पहला क्वेश्चन कहाँ गया, इसमें पहला क्वेश्चन, एक सेकंड रुकना दोस्तों, इसको मैं लेता हूं फास्ट। तो यहां हमारे सामने इसका पहला क्वेश्चन आया दोस्तों। पहला जो क्वेश्चन है दोस्तों वो क्या है कि व्हेन केयरिंग फॉर ए वुमन हु हैड ए पॉजिटिव कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रेस टेस्ट, व्हाट कॉम्प्लिकेशन डज द नर्स सस्पेक्ट। ठीक है, एक नर्स है दोस्तों, वो केयर कर रही है एक वुमन की, एक प्रेग्नेंट लेडी की केयर कर रही है, और उसको एक टेस्ट है दोस्तों, इसका नाम है कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रेस टेस्ट। और ये कॉन्ट्रैक्शन जो स्ट्रेस टेस्ट है वो क्या आ गया है दोस्तों, पॉजिटिव आ गया है। अब ये पूछ रहे कि इनमें से कौन सा कॉम्प्लिकेशन ऐसा है दोस्तों जो नर्स क्या कर सकती है, सस्पेक्ट करेगी कि भाई प्री एक्लेम्सिया होगा, उसको प्लासेंटा प्रीविया दिखाएगा, इमिनेंट प्रीटर्म बर्थ दिखाएगा, या यूटेरोप्लासेंटल इनसफिशिएंसी। मतलब कि भाई अगर किसी का पॉजिटिव कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रेस टेस्ट आ जाए तो इनमें से क्या चीज शो करता है। तो पहले तो इसको खोलते हैं कि कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रेस टेस्ट है क्या। आपको 3 चीजों में हमेशा कंफ्यूजन रहेगा, आप बार बार पढ़ोगे फिर कंफ्यूज हो जाओगे। तो मैं आपको सिंपल तरीके से बताता हूं। पहला हमारे सामने आता है दोस्तों एनएसटी, जिसे हम बोलते हैं नॉन स्ट्रेस टेस्ट, नॉन स्ट्रेस टेस्ट। दूसरा हमारे सामने आता है कार्डियोटोकोग्राफी, कार्डियोटोकोग्राफी। और तीसरा हमारे सामने आता है दोस्तों जो अभी हमने इस क्वेश्चन में देखा है, जो अभी तक हमने पढ़ा नहीं, वैसे मैंने ये दोनों आपको लगभग पढ़ा दिए, कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रेस टेस्ट, या फिर इसे हम किस नाम से जानते हैं दोस्तों, ऑक्सीटोसिन चैलेंज टेस्ट। ध्यान रखना, ऑक्सीटोसिन सेंसिटिविटी नहीं बोल रहा हूं मैं, ऑक्सीटोसिन चैलेंज टेस्ट। ठीक है, इस नाम से जानते हैं। सबसे पहला बात करते हैं नॉन स्ट्रेस टेस्ट की। नॉन स्ट्रेस का मतलब जो कोई स्ट्रेस नहीं हो, स्ट्रेस नहीं हो का मतलब दोस्तों मदर लेबर में नहीं है, मदर इज नॉट इन लेबर, मदर इज नॉट इन लेबर, मदर भाई लेबर के अंदर नहीं हो तो कौन सा टेस्ट करते हैं हम दोस्तों, नॉन स्ट्रेस टेस्ट करते हैं। कौन सा टेस्ट करते हैं, नॉन स्ट्रेस टेस्ट करते हैं। अब दोस्तों इसमें क्या होगा, भाई स्ट्रेस नहीं है, ये क्या किस चीज को मॉनिटर करेगा, जब कॉन्ट्रैक्शन ही नहीं है दोस्तों, कॉन्ट्रैक्शन को तो मॉनिटर करेगा नहीं। मैंने आपको पहले बता दिया, भूल जाओ, मान लो कि इसमें कॉन्ट्रैक्शन था क्या था। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि जब इसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन है ही नहीं, इसको मैं पहला बता देता हूं, फिर दूसरा और वो तीसरा। ठीक है, कार्डियोटोकोग्राफी दूसरा और सीएसटी जो है तीसरा। जब मदर दोस्तों लेबर के अंदर है नहीं, कॉन्ट्रैक्शन है नहीं, तो इसका मतलब कॉन्ट्रैक्शन नहीं देखेंगे। तो इसके अंदर दोस्तों जो पेपर होगा उसके अंदर क्या चीज रहेगी, यहाँ पे फीटल हार्ट रेट का पैटर्न रहेगा। क्या रहेगा, फीटल हार्ट रेट का पैटर्न रहेगा। अब सर यही रहता है, एक चीज और रहती है इसमें, वो चीज क्या रहती है दोस्तों, मेन तो फीटल हार्ट रेट ही होती है। और मॉनिटर जो हम लगाते हैं दोस्तों वो भी किसके लिए लगाते हैं, फीटल हार्ट रेट को मॉनिटर करने के लिए ही हम लगाते हैं, न कि और किसी भी चीज को मॉनिटर करने के लिए कोई मॉनिटर नहीं लगाया जाता। लेकिन मदर के हाथ में एक बटन दिया जाता है और मदर खुद मॉनिटर है। कैसे, मदर जो है अपने बेबी का, खुद का बेबी का जो फीटल जो मूवमेंट है दोस्तों वो खुद ही क्या कर सकती है, फील कर सकती है। फीटल मूवमेंट की बात कर रहा हूं मैं, कॉन्ट्रैक्शन की बात नहीं कर रहा हूं। तो वो बटन ये दे दिया जाता है कि भाई जब तक आपका ये टेस्ट हो और आपको कभी भी ये लगे कि भाई मेरा जो बेबी है वो क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, मूवमेंट कर रहा है, तो अब इस बटन को दबा देना। तो वो जहां दबाती है ना उस जगह पे बस एक एरो बन जाता है, भाई यहाँ दबाया, यहाँ दबाया, यहाँ दबाया। तो उस एरो के द्वारा हम ये देख लेते हैं कि भाई फीटल के मूवमेंट के साथ क्या कोई चेंज हो रहा है फीटल हार्ट रेट में। तो इसे हम किस नाम से जानते हैं, नॉन स्ट्रेस टेस्ट के नाम से जानते हैं। दूसरा क्या है दोस्तों, कार्डियोटोकोग्राफी। कार्डियोटोकोग्राफी में क्या होगा, कार्डियो मतलब यहाँ पर हार्ट रेट आ गई, और टोको का मतलब यहाँ पर आ गया, मान लो कि जो कॉन्ट्रैक्शन है वो। तो दोस्तों कार्डियोटोकोग्राफी क्या होगा कि इसके अंदर मदर किस में रहेगी दोस्तों, लेबर में रहेगी। ठीक है, किस में रहेगी दोस्तों, लेबर के अंदर रहेगी वो। लेबर में क्या आते रहते हैं, कॉन्ट्रैक्शन आते रहते हैं। लेबर में क्या आते रहते हैं दोस्तों, कॉन्ट्रैक्शन आते रहते हैं। तो इसके अंदर जो पेपर होगा, इसके अंदर जो पेपर होगा उसके अंदर 2 चीजें रहेंगी। एक तो क्या रहेगा दोस्तों, फीटल हार्ट रेट का पैटर्न रहेगा, और दूसरा जो पैटर्न रहेगा दोस्तों वो किसका रहेगा, यहाँ पे दूसरा जो पैटर्न रहेगा वो यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन का रहेगा। किसका रहेगा, यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन का। तो यहाँ पर 2 चीजें देखते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज क्या है दोस्तों कि मदर लेबर में है और कॉन्ट्रैक्शन उसको खुद आए हैं, न हमने उस कॉन्ट्रैक्शन को ऑगमेंट करवाया है, न हमने उसको इंडक्शन करवाया है।
तो जब खुद जो कॉन्ट्रैक्शन आते हैं दोस्तों, तो उसके कारण ये टेस्ट क्या बन जाता है, नॉन इन्वेजिव बन जाता है। अब नॉन इन्वेजिव नहीं करवाने से कैसे, मतलब भाई अगर मान लो कॉन्ट्रैक्शन हम खुद जनरेट करवाएंगे तो हमें ड्रग देनी पड़ेगी, ड्रग देंगे तो हम इंजेक्शन लगाएंगे, और इंजेक्शन लगाएंगे तो वो इन्वेजिव बन जाएगा। उसमें कोई इंजेक्शन लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। मदर के ऊपर 2 मॉनिटर लगाए हमने, एक मॉनिटर ने फीटल हार्ट रेट को देखा और दूसरे जो मॉनिटर ने वो मैटरनल जो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन उनको देखा, तो उसे हमने उस चार्ट में उसको देख लिया। तो इस टेस्ट को हम किस नाम से जानते हैं दोस्तों, इसे हम कार्डियो टोकोग्राफी के नाम से जानते हैं। अब तीसरा टेस्ट बिल्कुल सेम है, यही टेस्ट है, कुछ अंतर नहीं है। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, मैं सच बता रहा हूं, इनमें कोई आपको अंतर नहीं मिलेगा। देखो इस टेस्ट के अंदर क्या होता है दोस्तों, जो कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रेस टेस्ट या ऑक्सीटोसिन चैलेंज टेस्ट। अब आपको ऑक्सीटोसिन पता चल गया। एक्चुअली में प्रेगनेंसी के दौरान अगर हमें ये जानना हो कि फीटस की जो वेल बीइंग है या नहीं है, फीटस ठीक है या नहीं है, अगर हमें दोस्तों फीटल वेल बीइंग को जानना हो, किसको जानना हो दोस्तों, फीटल की वेल बीइंग को अगर हमें जानना हो, तो फीटल की वेल बीइंग को जानने के लिए हम ये टेस्ट करवाते हैं कि फीटस ठीक है या नहीं है। कब, प्रेगनेंसी के दौरान। अब आप कहोगे कि सर प्रेगनेंसी के दौरान क्या नहीं आते, कॉन्ट्रैक्शन नहीं आते, तो हम क्या करते हैं दोस्तों, हम स्मॉल अमाउंट में क्या देते हैं, वो देते हैं ऑक्सीटोसिन, और ऑक्सीटोसिन देकर हम क्या करवाते हैं दोस्तों, कॉन्ट्रैक्शन जनरेट करवाते हैं। तो हम 1 मिली यूनिट से ऑक्सीटोसिन क्या करते हैं दोस्तों, स्टार्ट करते हैं और उसको आगे बढ़ाते रहते हैं हर 20 मिनट में, हर 20 मिनट में एक ऐड करते रहेंगे। तो उससे क्या आएंगे दोस्तों, कॉन्ट्रैक्शन आएंगे। अब कॉन्ट्रैक्शन आने के बाद ये टेस्ट वापस इसकी तरह ही बन जाएगा। यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन आ गए तो फिर दोनों चीजें हम दोनों पैटर्न इसके अंदर देख लेंगे। क्या क्या देख लेंगे, फीटल हार्ट रेट देख लेंगे और साथ में कॉन्ट्रैक्शन। लेकिन ये कॉन्ट्रैक्शन नेचुरल नहीं है दोस्तों, ये क्या है, इंडक्टेड है। हमने इसको शुरू करवाया है, हमने इसको मेडिसिन दे दिया है, इसलिए ही ये जो टेस्ट है दोस्तों क्या बन जाता है आपका, एक नॉन इन्वेजिव टेस्ट बन जाता है। ये एक इन्वेजिव टेस्ट बन जाता है। कैसे टेस्ट बन जाता है, इन्वेजिव टेस्ट बन जाता है। बाकी के दोनों जो टेस्ट थे दोस्तों वो कैसे टेस्ट थे, नॉन इन्वेजिव थे। क्यों, क्योंकि उसमें सिर्फ मॉनिटर लगाना पड़ा, कोई कुछ इंजेक्शन नहीं दिया, कुछ नहीं किया हमने। तो ये दोनों टेस्ट क्या थे दोस्तों, नॉन इन्वेजिव थे। जबकि ये टेस्ट ऑक्सीटोसिन देने के कारण क्या बन जाता है दोस्तों, आपका इन्वेजिव टेस्ट बन जाता है। अब उस कॉन्ट्रैक्शन के पैटर्न को देखते हुए दोस्तों हम ये पता लगा लेते हैं कि भाई क्या हाल है हमारे फीटस के। तो उससे हम ये इस चीज का क्या कर लेते हैं, पता लगा लेते हैं कि फीटस जो है वो ठीक है या नहीं है। तो कैसे पता लगेगा भाई फीटस ठीक है या नहीं है, तो इसके लिए देखो, इसके लिए सबसे पहले मैं आपको उस पर चलेंगे, पहले और चीजें पढ़ते हैं। इंडक्शन, तो इंडक्शन के लिए आप ये चीज याद रख लो दोस्तों, DHIP की कंडीशन के अंदर हम क्या करवाते हैं दोस्तों, ये टेस्ट करवाते हैं। एक तो डायबिटीज हो, मदर को क्या हो दोस्तों, डायबिटीज मेलाइटस हो। एक पोस्ट ट्रम, ध्यान रखना मैं प्री ट्रम नहीं बोल रहा हूं, क्या बोल रहा हूं मैं, पोस्ट ट्रम। बेबी है दोस्तों वो 42 वीक को क्रॉस कर जाए, ठीक है, तो फिर हमें ये टेस्ट करवा लेना चाहिए आफ्टर 42 वीक। भाई दिक्कत क्या है, ठीक है। इसके बाद में दोस्तों एज फॉर हाइपर टेंशन इन प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के अंदर क्या होना दोस्तों, हाइपर टेंशन होना, हाइपर टेंशन इन प्रेगनेंसी क्या कहलाता है, जेस्टेशनल हाइपरटेंशन, ठीक है। और एक जो दोस्तों आपका क्या आ जाएगा, इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन। अगर आपको ये लगे कि जो फीटस है दोस्तों उसकी ग्रोथ सही से नहीं हो रही, तो इन चारों के अंदर हम क्या करवा सकते हैं दोस्तों, इसको याद करने के लिए DHIP, दीप है, कैसे भी याद रख लो, इस प्रकार से आप इसको याद रख सकते हो दीप के नाम से, कि 4 ES की डायबिटीज मेलाइटस, पोस्ट्रम लेबर या पोस्ट्रम बेबी, IUGR, ठीक है। 4 इसके क्या है दोस्तों, इंडिकेशन है। क्या इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशन भी है, हाँ जी, इसके कुछ कॉन्ट्रा इंडिकेशन भी हैं, उनको आपको याद रखना है। अगर मान लो दोस्तों प्री टर्म डिलीवरी का, अगर बेबी के अंदर प्री टर्म डिलीवरी का क्या हो, रिस्क हो, अगर प्री टर्म डिलीवरी का रिस्क हो ना, तो हमने तो कॉन्ट्रैक्शन फेटल वेलबींग जानने के लिए करवाया था, और असली में क्या हो जाएगी दोस्तों, डिलीवरी हो जाएगी, इसलिए प्री टर्म डिलीवरी वाले को नहीं देते। इसके अलावा सिजेरियन सेक्शन, अगर सिजेरियन सेक्शन की क्या है दोस्तों, हिस्ट्री है ना, तो भी फिर हम नहीं करवाते हैं। सिजेरियन सेक्शन की हिस्ट्री है तो भी हम नहीं करवाते हैं। तो इनको याद रखना है आपको कि भाई प्री टर्म डिलीवरी की कंडीशन है उसमें भी नहीं करवाएंगे। अगर सिजेरियन जो सेक्शन है दोस्तों उसकी अगर हिस्ट्री हो गई तो भी हम ये टेस्ट नहीं करवाएंगे, और अगर बेबी है मल्टीपल तो भी हम नहीं करवाएंगे, ठीक है। मल्टीपल प्रेगनेंसी की कंडीशन में भी ये टेस्ट नहीं करवाया जाएगा, मल्टीपल प्रेगनेंसी की कंडीशन में भी ये टेस्ट नहीं करवाया जाता है, ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट दोस्तों, ऑक्सीटोसिन की डोज कितनी देते हैं, मैंने आपको बता दिया था, 1 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। 1 मिली इंटरनेशनल यूनिट पर मिनट से स्टार्ट कर देते हैं हम, फिर इसको और बढ़ाते रहते हैं।
इसके बाद नेक्स्ट आता है दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट, पॉजिटिव और नेगेटिव। ये पूरा बदल देता है। वहां पर जब हम कार्डियोटोमोग्राफी पढ़ रहे थे वहां उल्टा था, यहाँ बिल्कुल क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। यहाँ पर पॉजिटिव का मतलब ये है दोस्तों कि जो पैटर्न था, जो बच्चे कंटिन्यू क्लास ले रहे हैं ना उनको पता होगा, मैंने आपको बताया था लेट डेसिलिरेशन। तो दोस्तों जो अगर लेट डेसिलिरेशन प्रेजेंट है कंटिन्यूअसली परसिस्टेंटली, लेट डेसिलिरेशन अगर परसिस्टेंटली दोस्तों प्रेजेंट है तो फिर इसके इसी टेस्ट को हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव बोलते हैं। ये एबनॉर्मल टेस्ट है। ये क्या है दोस्तों, एबनॉर्मल। और ये किस चीज को दिखाता है कि भाई फीटस जो है ना उसके अंदर क्या है दोस्तों, फीटोप्लासेंटल इनसफिशियंसी है, या यूटेरोप्लासेंटल भी लिखा हो सकता है, फीटोप्लासेंटल या यूटेरोप्लासेंटल इनसफिशियंसी। सही प्रकार से बेबी हेल्दी नहीं माना जाएगा। इस कंडीशन के अंदर जो बेबी है दोस्तों वो हेल्दी नहीं माना जाएगा। यहाँ नेगेटिव है, उसका मतलब क्या है दोस्तों, नो सिग्निफिकेंट लेट डेसिलिरेशन और वेरिएबल डेसिलिरेशन, कि भाई कोई लेट डेसिलिरेशन या वेरिएबल डेसिलिरेशन नहीं आ रहे। तो इसका मतलब क्या होता है, बेबी क्या है दोस्तों, हेल्दी है। तो यहाँ पॉजिटिव और जो नेगेटिव है इनको जरूर ध्यान रख लेना। यहाँ पर लेट डेसिलिरेशन है। एक ट्रिक और बताई थी आपको मैंने, याद हो तो आपको व्हील चॉप, इसको जरूर याद रखना, VEAL और CHO और P। मैंने आपको बताया था दोस्तों, V फॉर वेरिएबल डेसिलिरेशन, अर्ली डेसिलिरेशन, यहाँ पर एसिलिरेशन, और यहाँ पर मैंने क्या बताया था आपको, लेट डेसिलिरेशन। 3 डेसिलिरेशन हो गए, वेरिएबल, अर्ली और लेट। अर्ली जो आते हैं वो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन के साथ साथ आते हैं, नाम अर्ली है लेकिन आते साथ साथ है। लेट बाद में आते हैं और वेरिएबल का कोई पैटर्न नहीं होता है, ठीक है। तो ऐसे याद रख सकते हो। वेरिएबल का क्या कारण बताया था मैंने आपको, कोर्ड कंप्रेशन। कोर्ड अगर कंप्रेस हो जाती है तो वेरिएबल आ जाते हैं। वेरिएबल आना चलो ठीक है, अगर परसिस्टेंटली नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, 1-2 बार आते हैं तो वो हो सकता है, ठीक है। और दोस्तों अर्ली जो होता है, अर्ली के अंदर क्या होता है, हेड कंप्रेशन होता है। अर्ली अगर आ रहा है तो किस चीज को दिखा रहा है कि बेबी का हेड क्या हुआ है, कंप्रेस हुआ है। और एसिलरेशन आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, ओके है। डेसिलरेशन का मतलब क्या है कि भाई कम से कम 15 बीट्स नीचे गिरे बेस लाइन से फीटल हार्ट रेट, और कम से कम 15 सेकंड तक वो रहे, और एक प्रोसीजर में मतलब 20 मिनट के टाइम पीरियड में से कम 2 बार हो, तो वो डेसिलरेशन होगा। और बढ़ना एक्सीलरेशन कहलाता है। लेट किसको दिखाते हैं दोस्तों, प्लासेंटल इनसफिशियंसी को, जो अभी हमने बात की थी। और मैंने आपको यही बताया था कि पॉजिटिव टेस्ट के अंदर क्या आते हैं, लेट डेसिलरेशन आते हैं। और अगर लेट डेसिलरेशन आएंगे तो किस चीज को दिखाएंगे दोस्तों, प्लासेंटल इनसफिशियंसी को दिखाएंगे। जब प्लासेंटा सही मात्रा में बेबी को ब्लड नहीं दे पा रहा है या फिर सही मात्रा में ऑक्सीजन नहीं ले पा रहा है तो वो बच्चे को कैसे स्वस्थ रख सकता है। इसलिए जो बेबी है वो क्या मिलेगा दोस्तों, इसमें अनहेल्दी मिलेगा। बेबी क्या मिलेगा, अनहेल्दी मिलेगा। चलो बस इतना बहुत है, ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत है। वापस से क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा सॉरी, 195 कहां से आ गया। तो ये हमारा क्वेश्चन था। अब हम इस क्वेश्चन को एक बार वापस से सही से लिख लेते हैं जो हमने पढ़ाया। तो भाई पॉजिटिव कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रेस टेस्ट है। मैंने आपको अभी बताया है कि पॉजिटिव अगर कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रेस टेस्ट है दोस्तों, तो पॉजिटिव कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रेस टेस्ट के अंदर क्या होगा कि भाई बेबी है, अनहेल्दी है, और ये किस चीज को दिखाता है, फीटोप्लासेंटल या फिर यूटेरोप्लासेंटल इनसफिशियंसी को क्या करता है दोस्तों, शो करता है। डायरेक्टली पॉजिटिव कॉन्ट्रैक्शन टेस्ट जो है वो प्री एक्लेम्पसिया को शो नहीं करता है, न कि वो प्लासेंटा प्रीविया को शो करता है। तो प्री एक्लेम्पसिया की जो कंडीशन है वो मैं आपको अच्छे से समझा चुका हूं, बार बार बताने की आपको जरूरत है नहीं। कि कम से कम 20 वीक से ज्यादा होना चाहिए प्रेगनेंसी। उसके बाद में दोस्तों जेस्टेशन जो हाइपरटेंशन है वो प्रेजेंट होना चाहिए। साथ में क्या प्रेजेंट होना चाहिए, क्या तो प्रोटीन प्रेजेंट होना चाहिए, या फिर जो एंड स्टेज, जो एंड ऑर्गन जो डैमेज है दोस्तों वो क्या होने चाहिए, प्रेजेंट होने चाहिए। तो उसे हम किस नाम से जानते हैं, प्री एक्लेम्पसिया के नाम से जानते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है दोस्तों प्लासेंटा प्रीविया। कि भाई प्लासेंटा जो प्रीविया है दोस्तों उसकी कंडीशन हो, ठीक है। तो प्लासेंटा प्रीविया को भी ये शो नहीं करता है। नेक्स्ट इमिनेंट प्री टर्म बर्थ। प्लासेंटा प्रीविया अभी हम पढ़ेंगे अच्छे से, तो अभी इसको थोड़ा छोड़ दो, अगला क्वेश्चन हम प्लासेंटा प्रीविया ही पढ़ेंगे, ठीक है। इमिनेंट प्री टर्म बर्थ, प्री टर्म बर्थ को रोका नहीं जा सकता, तो वो ये भी इस चीज को शो नहीं करता। ये सीधा सीधा किस चीज को शो करता है, यूटेरो प्लासेंटल इनसफिशियंसी को क्या करता है, शो करता है। तो चलो लिखो एक पॉजिटिव कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रेस टेस्ट, एक पॉजिटिव कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रेस टेस्ट यूटेरोप्लासेंटल इनसफिशियंसी इन
सफिशिएंसी या अनहेल्दी फीटस को शो करता है, नेगेटिव के अंदर उल्टा लिख लो कि नॉर्मल या हेल्दी फीटस को क्या करता है दोस्तों, शो करता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों हमारे सामने वो है आपका क्वेश्चन नंबर 192। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि व्हाट इज द इनिशियल रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए नर्स व्हेन टीचिंग द प्रेग्नेंट एडोलसेंट। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये कि भाई कभी भी आप मान लो कि प्रेग्नेंट एडोलसेंट को पढ़ा रहे हो, एडोलसेंट है वो, पहली बात सुनो, देखो इसमें बड़ी बात क्या है दोस्तों, एडोलसेंट है वो, एडोलसेंट एज के अंदर कोई लड़की मान लो प्रेग्नेंट हो गई, तो उसको आपको क्या समझाना है, आपकी सबसे इनिशियल शुरुआती रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी, क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी, आप उसे क्या टीच करोगे, क्या पढ़ाओगे। पहला दे रखा है दोस्तों कि इंस्ट्रक्ट हर अबाउट द केयर ऑफ एन इन्फेंट। भाई आप उसको ये समझाओगे कि 1 साल तक का जो बच्चा होता है, इन्फेंट होता है, उसकी केयर कैसे करें, तो गलत है ये दोस्तों, हम बहुत बाद में बताते हैं। ये इनिशियल रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, आपके पास पहली बार आए ना तब वो ये रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती है, ये लगभग दोस्तों आप 3rd ट्राइमेस्टर के अंदर बताते हो। किसमें बताते हो, 3rd ट्राइमेस्टर के अंदर ये चीज आप बताते हो, तो ये बिल्कुल क्या हो गया दोस्तों, गलत हो गया। सेकंड है दोस्तों इन्फॉर्मिंग हर ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ द ब्रेस्ट फीडिंग, कि उसको आप क्या करोगे दोस्तों, इन्फॉर्म करोगे कि भाई ब्रेस्ट फीडिंग जो होती है ना उसके क्या क्या होते हैं दोस्तों, बेनिफिट्स होते हैं। तो दोस्तों ये भी हम अभी नहीं बताएंगे, ये भी हम कब बताएंगे, 3rd ट्राइमेस्टर के अंदर ही फीमेल को हम ये चीज दिखाते हैं कि क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं ब्रेस्ट फीडिंग के। थर्ड है दोस्तों एडवाइजिंग हर टू वॉच फॉर डेंजर साइंस ऑफ प्री एक्लेम्सिया। दोस्तों प्री एक्लेम्सिया के जो साइन जो आते हैं ना वो कब आते हैं, 20 वीक के बाद आते हैं, तो उसको आपको 20 वीक के बाद इसके बारे में समझा सकते हो या उससे जस्ट पहले समझा सकते हो, 2nd ट्राइमेस्टर में बता सकते हो, लेकिन ये आपकी इनिशियल रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती। अब डेंजर साइन उसको यहाँ पर कोई रिस्क फैक्टर है भी नहीं कि भाई ऐसा कुछ आपको दे रखा हो डायरेक्टली, तो वो भी नहीं है। दूसरा दोस्तों हो सकता है कि उसको प्री एक्लेम्सिया हो भी नहीं, लेकिन फिर भी आप डेंजर साइन बताओगे तो आपको प्री एक्लेम्सिया से रिलेटेड जो डेंजर साइन है वो आप पहली विजिट में नहीं बताओगे, आप बाद में भी ये चीज क्या कर सकते हो दोस्तों, बता सकते हो। तो इसका जो आंसर है वो बच गया, जो आंसर ही होगा, आप तो इसमें क्या कहने की बात है। तो एनकरेजिंग हर टू कंटिन्यू रेगुलरली शेड्यूल्ड प्रीनेटल केयर। भाई उसको आपको ये बताना है कि देखो वो एडोलसेंट है, उसका मतलब ये है दोस्तों कि उसको कोई भी चीज समझने में थोड़ा सा क्या लेगी, टाइम लेगी, और वो भूल भी सकती है कि वो बार बार वो नहीं आ पाए, खुद की केयर ही नहीं कर पाती इस उम्र में, तो बच्चे की केयर क्या करना, तो दोनों की केयर जरूरी है ना। तो जो प्रेग्नेंट लेडी है, जो एडोलसेंट लेडी है, उसको आप ये इनकरेज करना है कि भाई आपको बार बार जो आपकी जो केयर है, प्रीनेटल जो केयर है, जो आपका शेड्यूल किया गया है ना, उसके लिए आपको आना पड़ेगा, प्रीनेटल केयर के लिए आपको आना पड़ेगा। तो इस चीज के लिए आप क्या करोगे दोस्तों, उसको इनकरेज करोगे, क्योंकि वहां पर आएगा तो फिर आप उसको हर चीज समझाओगे कि भाई आपको क्या डाइट में लेना है, कोइटस से रिलेटेड क्या करना है, ट्रेवल से रिलेटेड क्या करना है, कितने घंटे आपको सोना है, हाइजीन से रिलेटेड क्या करना है, आपके पैरोमेडिमा होगी तो क्या करोगे, आपको सुबह मॉर्निंग सिकनेस होगी, नोजिया होगा तो आप क्या करोगे, आपको बैक एक होगा तो आप क्या करोगे दोस्तों। तो ये सब चीजें हम उसको एंटीनेटल केयर से रिलेटेड जो इम्यूनाइजेशन होगा तो वो बताएंगे, अगर उसे आयरन फोलिक एसिड की जो टैबलेट्स हैं उनके बारे में बताएंगे। तो ये सब चीजें किस में आती है दोस्तों, उसकी कि भाई प्रीनेटल या एंटीनेटल केयर जो भी है उसको आप ये कहो कि भाई आपको कंटिन्यू आते रहना है, आपको बीच में छोड़ना नहीं है। ठीक है, चलो लिखो। देखो एक एडोलसेंट प्रेग्नेंट लेडी के लिए एक नर्स की इनिशियल रेस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि पहली बार आई है मान लो आपके पास, उसके बाद फिर दोबारा आए ही नहीं तो भी दिक्कत है ना, फिर आप क्या समझाओगे। तो इसलिए आपको जरूरी है कि आप उसको पहले इस चीज इनकरेज करो, आपको बार बार आना है। तो नर्स की इनिशियल रेस्पॉन्सिबिलिटी यह है कि उसे रेगुलरली प्रीनेटल केयर ब्रैकेट में लिख लो एंटीनेटल केयर के लिए एनकरेज करे, एंटीनेटल केयर के लिए क्या करे, उसे एनकरेज करे।
बढ़ावा दे। चलो ऐसा नहीं है कि खत्म हो गया, मैं कोई भी चीज ऐसे खत्म नहीं करता हूँ। क्वेश्चन सीधा सीधा आएगा दोस्तों कि एंटीनेटल जो विजिट होती है ना वो WHO के अकॉर्डिंग कितनी होती है। तो WHO कहता है कि 8 एंटीनेटल विजिट होनी चाहिए। कब कब होती है कुछ लेना देना नहीं है, मत याद करो, बस सिर्फ क्या याद रखो कि एंटीनेटल विजिट अकॉर्डिंग टू WHO कितनी होती है दोस्तों, 8 होती है। फिर क्वेश्चन आ जाए कि इंडिया के अकॉर्डिंग, तो इंडिया में दो चीजें हैं दोस्तों, एक तो भाई मिनिमम इतनी तो होनी ही चाहिए, तो मिनिमम दोस्तों 4 तो होनी ही चाहिए, और आइडियल जो है दोस्तों वो कितनी होनी चाहिए, 13 से और 14 होनी चाहिए। आइडियल कितनी होनी चाहिए, 13 से 14 होनी चाहिए। अगर हम बात करें दोस्तों मिनिमम की, तो कब कब हो वो, तो पहली जो विजिट है दोस्तों वो 12 वीक से पहले पहले हो जानी चाहिए। जब फीमेल प्रेग्नेंट हो 12 वीक जेस्टेशनल जो एज है उसे पहले पहले उसकी क्या हो जानी चाहिए दोस्तों, फर्स्ट विजिट हो जानी चाहिए। अब 12 के बाद आगे क्या आएगा, 14 आएंगे, और 14 के बाद क्या आएंगे, 16 आएंगे। तो दूसरी जो विजिट है दोस्तों उसकी वो 14 से 16 वीक के बीच में हो जानी चाहिए। देखो आपको याद करवा दूंगा मैं। थर्ड दोस्तों, थर्ड जो विजिट है वो इनको डबल कर दो, 14 का डबल किया 28 और 16 का डबल किया 32, तो 28 से और 32 वीक के बीच में आप कौन सी करोगे दोस्तों, थर्ड विजिट करोगे। और फोर्थ जो विजिट है दोस्तों वो करेंगे हम आफ्टर 30 वीक। अब आप सर ये क्या लिख दिया आपने, यहाँ तो 32 लिख दिया, फिर यहाँ 30 कैसे आ गया, भाई 28 भी तो है ना। मान लो कि वो फीमेल 28 वीक पे आ गई, तो अगले विजिट फिर हम 30 वीक के बाद करेंगे। हम 32 पे आ गए तो फिर 32 वीक की बात करेंगे। लेकिन यहाँ पर लिखने का मतलब ये है कि अगर 28 पे तो हमें चौथी विजिट 30 वीक के बाद एक विजिट होनी ही होनी चाहिए। वो ये कहना चाह रहा है कि 30 वीक के बाद एक विजिट होनी ही होनी चाहिए, चौथी जो विजिट है। ठीक है, ये अगर 32 वीक पे भी आई है ना तो भी एक विजिट तो हम करेंगे ही करेंगे, और अगर 28 वीक पे भी आई है तो भी एक विजिट हम करेंगे। तो 4 विजिट हो गई, इसकी दोस्तों ध्यान रखना है। 12 वीक से कम 1, 14 से 16 2, 28 से 32 3 और 30 से ज्यादा 4। अब देखो आइडियल मतलब इतनी होनी चाहिए, ये अच्छी बात है। मिनिमम का मतलब इतनी करनी है, अच्छी बात नहीं है। आइडियल मतलब सरकार चाहती है कि वो इतनी ज्यादा विजिट हो। अगर इतनी विजिट होंगी तो मदर हेल्दी रहेगी, बेबी हेल्दी रहेगा आगे जब उसका जन्म होगा। तो आइडियल जो है दोस्तों वो 13 से 14 है, और 13 से 14 को मैं प्रूव करता हूँ कि कैसे बनती है ये 13 से 14। ठीक है, 13 से 14। तो सबसे पहले तो प्रेगनेंसी कितने दिन की होती है, 9 मंथ प्लस 7 डेज की होती है, 9 मंथ प्लस 7 डेज। तो वो ये क्या कहते हैं दोस्तों, ये कहते हैं कि भाई आपको 7 मंथ तक दोस्तों हर मंथ एवरी मंथ एक आप क्या करोगे, विजिट करोगे। एवरी मंथ एक एंटीनेटल विजिट होनी चाहिए। तो एवरी मंथ एक होगी तो दोस्तों टोटल कितनी हो जाएंगी, टोटल कितनी हो जाएंगी, तो 7, हर महीने एक, तो 7 विजिट हो जाएंगी। फिर ये कह रहे हैं कि भाई जो टिल 7 मंथ, ठीक है 7 हो गई। फिर 8वें मंथ में 8th मंथ, 8वां जो महीना है दोस्तों उसके अंदर ये कहते हैं कि भाई 15 दिन में 2 करो, अब मंथ आधे कर दो, तो ये एवरी 15 डेज, एवरी 15 डेज। तो उसमें कितने दिन होते हैं महीने में, 30 होते हैं, तो 2 हो जाएंगी। अब यहाँ पर 8वें महीने में कितनी विजिट हो जाएंगी दोस्तों, 2 विजिट हो जाएंगे। तो अब टोटल विजिट होकर कितनी हो गई दोस्तों, 9 हो गई। कितनी हो गई, 9 हो गई। अब 9वें मंथ के अंदर दोस्तों 9 मंथ के अंदर हम करेंगे एवरी वीक करेंगे। तो एवरी वीक करेंगे दोस्तों तो कितनी हो गई, 4 वीक हो गई। तो 4 यहाँ पे कर दिया हमने, तो कितनी हो गई ये 7 2 9 और 4 13 हो गए दोस्तों। कितने हो गए, 13 हो गए। और 7 डेज में एक वीक और बन गया ना भाई, तो उस 7 डेज में फिर एक और बन जाएगा आपका। ठीक है, तो +1, तो टोटल कितनी हो गई, 7 2 9 13 और 1 14 हो गई। अब इसमें देखो, अब आप एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आना चाहिए, सर आपने 13 से 14 क्यों लिखा। तो हो सकता है दोस्तों कि किसी फीमेल की प्रेगनेंसी 13 ही वीक में खत्म हो जाए, तो खत्म हो गई बस, वहां पे फिर 13 ही रहेंगे उसके लिए। और किसी की 9 मंथ प्लस 7 डेज लेगा तो फिर एक और बढ़ जाएगी, फिर उसके लिए कितनी हो जाएगी, 14 हो जाएगी। किसी की अगर 9 मंथ से भी पहले हो जाए दोस्तों फिर और कम हो जाएंगे विजिट, उस हिसाब से चलेगा। क्योंकि हम जान रहे हैं कि इस महीने में तो वीकली चल रहा है ना, क्या चल रहा है, वीकली चल रहा है। भाई इस वीक में किया, मान लो इस वीक में डिलीवरी हो गई, दूसरे वीक में हो गई, तो कितनी कम हो जाएंगी दोस्तों, 3 कम हो जाएंगी। ठीक है, क्यों, क्योंकि 7 और 9 तो ये रहेंगी, फिर अगले 2 वीक में पूरी हुई, 2 और हो जाएंगी बस, तो 7 2 9 2 11 ही रही, 13 से 14 है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है कि किस प्रकार से विजिट होती है। WHO के अकॉर्डिंग आपको याद करने की कोई जरूरत यहाँ पे है नहीं। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों हमारे सामने वो है कि ए नर्स इज काउंसलिंग ए वुमन हु वाज जस्ट डायग्नोज्ड विद ए मल्टीपल जेस्टेशन। अब मल्टीपल जेस्टेशन मत पूछ लेना, मैंने आपको पूरा पढ़ा रखा है भाई, ट्विंस क्या होते हैं, ट्रिपलेट क्या होते हैं आपको। ठीक है, सारे क्विंटुप्लेट्स, क्वाड्रुप्लेट्स 4 होते हैं, क्विंटुप्लेट 5 होते हैं, सेक्सटुप्लेट 6 होते हैं, सारे मैंने करवा रखे हैं। मल्टीप्लेट्स क्या होते हैं, तो मल्टीपल प्रेगनेंसी पूरा पढ़ा रखा है मैंने आपको।
तो डायग्नोज जो है किसके साथ, मल्टीपल प्रेगनेंसी के साथ। व्हाई डज द नर्स कंसीडर दिस प्रेगनेंसी एज ए हाई रिस्क, तो ये मल्टीपल प्रेगनेंसी को दोस्तों हाई रिस्क क्यों माना जाता है, ठीक है। मल्टीपल प्रेगनेंसी के कारण कई सारी चीजें हो सकती हैं, लेकिन सबसे ज्यादा रिस्क क्या होता है दोस्तों, तो दोस्तों मल्टीपल प्रेगनेंसी में क्या होता है ये देखने को मिलता है दोस्तों। मल्टीपल जो प्रेगनेंसी है ना, उसमें क्या होता है कि बेबी की जो डेथ होने की जो चांसेस है ना दोस्तों, वो बहुत ज्यादा होते हैं। मदर के तो बाद की बात है, मदर के जितने भी कॉम्प्लिकेशन है भाई, पीपीएच होगा, कुछ होगा, वो चलो ठीक है, लेकिन सबसे ज्यादा चांस क्या होते हैं दोस्तों कि नॉर्मल प्रेगनेंसी से 2 से 3 गुना ज्यादा डेथ किसके अंदर होती है, मल्टीपल प्रेगनेंसी के अंदर होते हैं। मान लो किसी के 5-6 बच्चे हैं तो कुछ बच्चों की डेथ हो जाती है। ट्विंस में भी डेथ होने के चांसेस क्या होते हैं दोस्तों, ज्यादा होते हैं। तो ये कह रहा है कि भाई हाई रिस्क पे क्यों रखते हैं, क्योंकि पेरीनेटल मोर्टेलिटी जो है ना दोस्तों, वो 2 से और 3 गुना क्या होती है, ज्यादा होती है। किससे दोस्तों, सिंगल बर्थ से। सिंगलटन जो प्रेगनेंसी है, जैसे मल्टीपल प्रेगनेंसी वजह सिंगलटन जो प्रेगनेंसी में एक ही बेबी होता है, उसकी तुलना में मल्टीपल प्रेगनेंसी के अंदर पेरीनेटल मोर्टेलिटी रेट जो है दोस्तों, वो 2 से 3 गुना होती है। अब पहला क्वेश्चन आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि सर पेरीनेटल मोर्टेलिटी रेट क्या होती है। पेरीनेटल जो मोर्टेलिटी रेट है सर वो होती है, तो वो क्या होती है, तो पेरीनेटल मोर्टेलिटी रेट का मतलब क्या होता है दोस्तों कि 28 वीक के बाद, आफ्टर 28 वीक, 28 वीक के बाद में, ठीक है, जो भी बच्चे की डेथ हुई, मतलब आफ्टर 28 वीक जो भी स्टील बर्थ हुआ, उसके बाद में जो भी बच्चे की डेथ हो जाएगी दोस्तों, क्या कहलाएगा, स्टील बर्थ कहलाएगा। 28 वीक के बाद जिस भी बच्चे की डेथ हो जाएगी वो क्या कहलाएगा, स्टील बर्थ कहलाएगा। उसके बाद में दोस्तों प्लस लेस देन 7 डेज ऑफ न्यूनेट, 7 डेज ऑफ न्यूनेट। अब उसका जन्म हो गया, और जन्म होने के साथ साथ दोस्तों 7 दिनों में अगर, ठीक है, 7 दिनों तक अगर उसकी डेथ होती है तो वो किस में इंक्लूड होगा दोस्तों, पेरीनेटल मोर्टेलिटी रेट में इंक्लूड होगा। तो पेरीनेटल मोर्टेलिटी रेट है दोस्तों, वो 28 वीक से तो ज्यादा होना चाहिए, मतलब 28 वीक से ज्यादा जो बर्थ हुए हैं वो, और 7 दिन से ज्यादा जो न्यूनेट है जिनकी क्या हुई है दोस्तों, डेथ हुई है। 7 दिन से ज्यादा, सॉरी 7 दिन से कम, 7 दिन से कम के जो भी न्यूनेट है उनकी क्या हुई है दोस्तों, डेथ हुई है। उसे हम किस नाम से जानते हैं, पेरीनेटल। तो दोनों याद रखना है। ऐसे मान लो सिंपल सी बात, इतना ज्यादा कष्ट लेने की जरूरत नहीं है आपके दिमाग के ऊपर। सिंपल से कष्ट ये याद रखो कि भाई प्रेगनेंसी है तो प्रेगनेंसी मान लो कि फर्स्ट डे ऑफ LMP से स्टार्ट हुई थी। अब यहां पर क्या आ गया दोस्तों, 28 वीक आ गया। अब इस 28 वीक के बाद में कभी भी डेथ होगी, यहां पर बर्थ हो गया मान लो, ठीक है, या फिर 7 दिन हो गए, तो अब यहां तक 28 वीक के बाद से लेकर 7 दिन, तो यहां तक कोई भी डेथ हो रही है दोस्तों, तो वो क्या कहलाएगा दोस्तों, आपका पेरीनेटल कहलाएगा। एक्चुअली में मान लो बच्चे की डेथ, बच्चा जब पैदा हुआ होते ही मर गया तो स्टील बर्थ कह रहे हैं उसे, बच्चे पैदा हुआ, आपको मरा हुआ पैदा हुआ है, उसे क्या बोलेंगे, स्टील बर्थ। तो 28 वीक के बाद अगर बच्चे का जन्म होता है, उसकी डेथ होती है और 7 दिन और इंक्लूड है उसमें, क्या, बर्थ के बाद 7 दिन इंक्लूड है, तो इसे हम किस नाम से जानते हैं दोस्तों, पेरीनेटल के नाम से जानते हैं। इसे हम किस नाम जानते हैं, पेरीनेटल मोर्टेलिटी रेशो। इसको निकालते कैसे हैं, पेरीनेटल मोर्टेलिटी रेट जो है उसको कैसे निकालते हैं, तो इसको यहां पर तो क्या हो गया दोस्तों, जो मोर देन स्टील बर्थ की जो, मतलब स्टील जो बेबी हैं जिनकी क्या हुई है दोस्तों, स्टील बर्थ बेबी की डेथ हुई है, ठीक है, क्या हुई है, डेथ हुई है। यहाँ पर दोनों डेथ आएंगी, देखो, डेथ ऑफ द मोर देन 28 वीक के जो स्टील बर्थ हैं, और 7 दिन से कम के बच्चे की जो न्यूनेट की क्या है, डेथ है, दोनों डेथ हैं। अब इसको वापस से सिंपल कर लो, फिर हार्ड मत पढ़ो भाई। यहां से यहां तक जो भी डेथ हुई है, इसके बाद जन्म के बाद 7 दिनों तक जो भी डेथ हुई है, इन दोनों को क्या कर लो दोस्तों, जोड़ लो, इन दोनों को क्या कर लो, जोड़ लो। और इन दोनों को जोड़ने के बाद दोस्तों टोटल जो बर्थ हुए हैं, जिनमें टोटल स्टील बर्थ प्लस लाइव बर्थ, जन्म जितना भी हुआ है ना दोस्तों, चाहे वो लाइव हुए हों चाहे क्या हुए दोस्तों, स्टील बर्थ हुए हों, उनमें करके फिर 1000 से हम क्या कर देते हैं दोस्तों, मल्टीप्लाई कर देते हैं, गुणा 1000 से क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। तो इसे हम किस नाम से जानते हैं, पेरीनेटल मोर्टेलिटी रेट के नाम से जानते हैं, ठीक है। ज्यादा कंफ्यूज मत हो। यहाँ पर सारे ये क्या है दोस्तों, जन्म है, ये बर्थ है, यहाँ पर क्या है, डेथ है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, डेथ है, उनकी डेथ हुई है, यहाँ पर इसमें लाइव बर्थ और जोड़ दिया हमने सामने, भाई जो जिंदा हुए हैं वो भी इसमें इंक्लूडेड रहेंगे, और जो टोटल स्टील बर्थ है वो भी इंक्लूड रहेंगे, और साथ में गुणा कर दिया कितने से दोस्तों, 1000 से, तो हमारा क्या आ जाता है दोस्तों, पेरीनेटल मोर्टेलिटी रेट आ जाता है। अब इतना बड़ा ये याद करने की जरूरत है नहीं, बस इतना सिंपल याद रखो कि वो आपसे टाइम पीरियड पूछेगा, तो आपको 28 वीक से 7 दिन तक का टाइम पीरियड याद रखना है बस।
आपको कुछ भी याद नहीं हो छोड़ो, सिर्फ इतना याद रखो कि भाई 28 वीक के बाद जो भी डेथ होगी और 7 दिनों तक जो भी डेथ होगी मैं उसे पेरीनेटल बोलूंगा, उसे मैं क्या बोलूंगा, पेरीनेटल मोर्टेलिटी रेट। बहुत कंफ्यूजिंग है, बच्चे अलग अलग पढ़ते रहते हैं फिर कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसको ध्यान रखना है थोड़ा कि भाई पेरीनेटल मोर्टेलिटी रेट क्या है। 3-4 क्वेश्चन करवाता हूं आपको बहुत अच्छे से। मोस्ट कॉमन कोज ऑफ, पहला क्वेश्चन है कि मैटरनल मोर्टेलिटी का मोस्ट कॉमन कोज क्या है दोस्तों, तो इसका आंसर आएगा हेमरेज। हेमरेज में भी अगर पूछे कि मोस्ट कॉमन हेमरेज कौन सा, पीपीएच, पोस्टपार्टम हेमरेज जो है वो मोस्ट कॉमन कोज है मैटरनल मोर्टेलिटी का। ठीक है, मदर की जो डेथ होती है दोस्तों उसका सबसे मोस्ट कॉमन कोज क्या है दोस्तों, वो हेमरेज है। अगर क्वेश्चन आए दोस्तों डायरेक्ट मैटरनल मोर्टेलिटी का मोस्ट कॉमन कोज क्या है, कि व्हाट इज द मोस्ट कॉमन कोज ऑफ डायरेक्ट मैटरनल मोर्टेलिटी, तो भी इसका आंसर क्या आएगा दोस्तों, हेमरेज ही आएगा। तो भी इसका आंसर क्या आएगा, हेमरेज आएगा। सेकंड क्वेश्चन आता है दोस्तों मोस्ट कॉमन कोज ऑफ इनडायरेक्ट, ये लाइन जरूर देख लेना क्या है दोस्तों, इनडायरेक्ट। तो यहां पर जो आंसर हो जाएगा दैट विल बी एनीमिया। अब यहां पर ये आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, एनीमिया हो जाएगा। अब आंसर क्या हो जाएगा, एनीमिया हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है दोस्तों, बहुत सारे इंपोर्टेंट, सारे के सारे इंपोर्टेंट है। सेकंड मोस्ट कॉमन पूछ ले मैटरनल मोर्टेलिटी का, पहला तो सभी जानते हैं, आजकल तो बच्चे जानने लग गए। तो सेकंड जो आता है दोस्तों दैट इज परप्यूरियल सेप्सिस, परप्यूरियल सेप्सिस। ठीक है, लेबर के बाद में परप्यूरियम पीरियड में अगर सेप्सिस हो जाता है तो सेकंड मोस्ट कॉमन कोज बन रहा है आजकल किसका, मैटरनल मोर्टेलिटी का। चलो अभी भी खत्म नहीं हुए और बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों मैटरनल मोर्टेलिटी रेशो जो है ना, इट्स कैलकुलेटेड बाय कितनी डेथ में से, कितने में से हम देखते हैं, तो 1 लाख में से, 1 लाख, ठीक है, 1 लाख से कैलकुलेट करते हैं हम किसको, मैटरनल मोर्टेलिटी रेशो को। ये ध्यान रखना है, ठीक है। अगर आपको मैटरनल मोर्टेलिटी रेशो निकालना है तो कितने से कैलकुलेट करते हैं दोस्तों, 1 लाख में से कैलकुलेट करते हैं, बस इतना सा फॉर्मूला आप सब पढ़ लो क्या होता है, सब कुछ नहीं आ रहा। मैटरनल मोर्टेलिटी रेशो में कौन सा टाइम पीरियड इंक्लूड करते हैं, अब यहाँ पर पेरीनेटल नहीं है, ये मैटरनल है, क्योंकि आपको इतनी देर से आना चाहिए ना मैटरनल क्या था। तो दोस्तों प्रेगनेंसी के दौरान जो भी डेथ होती है, साथ में लेबर के दौरान जो भी डेथ होती है, ठीक है, प्रेगनेंसी के दौरान जो भी, यहाँ पर मदर है, वहां पर पेरीनेटल में हम बेबी की बात कर रहे हैं क्योंकि वो स्टील बर्थ हुआ है, उसी का फिर जन्म हुआ तो 7 दिन के अंदर डेथ हो गई, वहां पर बेबी की बात की, यहाँ पर मदर की। प्रेगनेंसी के दौरान डेथ हो रही है मदर की, लेबर के दौरान डेथ हो रही है, साथ में प्लस 6 वीक तक, ठीक है, परप्यूरियम पीरियड 6 वीक का होता है ना, 42 डेज तक अगर मदर की डेथ हो जाती है दोस्तों, तो इसे हम किस नाम से जानते हैं, उससे जो रेशो निकालते हैं वो कौन सा रेशो निकालता है, मैटरनल मोर्टेलिटी रेशो, या फिर रेट भी निकाल सकते हैं मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि भाई कब तक का टाइम पीरियड इंक्लूड करते हैं, तो प्रेगनेंसी के दौरान डेथ हो, लेबर के दौरान हो, या 6 वीक तक हो। अब क्वेश्चन आ जाए दोस्तों कि बेस्ट इंडिकेटर ऑफ हेल्थ केयर डिलीवरी सर्विस इन द पॉपुलेशन, कि भाई हेल्थ केयर डिलीवरी जो सर्विस है ना वो सही कौन सा इनमें से जो बेस्ट इंडिकेट करता है, अगर ये किसी का कम है तो मतलब अच्छी सर्विस अवेलेबल है, तो वो आएगा दोस्तों मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। अगर किसी की डेथ कम होती है ना मदर की, तो इसका मतलब वो इस चीज को क्या करता है दोस्तों, शो करता है। तो मैटरनल मोर्टेलिटी जो है दोस्तों वो इस चीज को शो करती है कि भाई डिलीवरी सर्विसेज किसी कंट्री की क्या है, अच्छी है। अगर ये ज्यादा होगा तो मतलब कि ज्यादा डेथ हो रही है तो सर्विस खराब है, उल्टा होगा, ठीक है। और अगर मैटरनल मोर्टेलिटी कम है तो इसका मतलब दोस्तों उल्टा होगा, कम है तो मतलब अच्छी सर्विसेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों कि बेस्ट इंडिकेटर ऑफ कंबाइंड, एक बार इसको देख लेना ना, इस क्वेश्चन में कल आपको और देख के बताऊंगा, इसको डिटेल में बताऊंगा। अगर इससे रिलेटेड कोई आंसर होगा, थोड़ा सा मुझे भी इसमें कंफ्यूजन लग रहा है, हो सकता है कि इसके अंदर कोई चेंज हो कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट भी हो सकती है, तो मैं आपको इस बारे में कल बता दूंगा। आप इसको देखो कि बेस्ट इंडिकेटर ऑफ कंबाइंड ऑब्स्टेट्रिक और पीडियाट्रिक केयर, कि भाई कंबाइंड अगर ऑब्स्टेट्रिक और पीडियाट्रिक जो केयर है दोस्तों, आपका उसका इंडिकेटर देखना हो तो बेस्ट इंडिकेटर क्या होगा, तो वहां पर अभी पढ़ा था ना हमने पेरीनेटल, यहां पर आएगा इसका आंसर पेरीनेटल मोर्टेलिटी रेट। क्या आएगा, पेरीनेटल मोर्टेलिटी रेट आएगा, ठीक है। इसको एक बार मैं फिर से बता दूंगा, अगर कुछ चेंज हुआ तो, अगर ये होगा तो ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब ये हो गए हमारे, इसमें हमने लिख लिया था ना, लिखा नहीं है हमने। तो दोस्तों बस ये ध्यान रखना है कि भाई मल्टीपल प्रेगनेंसी के अंदर पेरीनेटल मोर्टेलिटी रेट होने के जो चांसेस जो होते हैं दोस्तों, वो 2 से 3 गुना क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं देन ए सिंगल टाइम। देखो इसमें पोस्टपार्टम हेमरेज इज एन एक्सपेक्टेड आउटकम, देखो अगर सिर्फ इतना लिखा होता कि पोस्टपार्टम हेमरेज इज ए कॉम्प्लिकेशन तो सही बात थी, लेकिन एक्सपेक्टेड का मतलब हर में ही लगभग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो एक्सपेक्टेड नहीं होता है, ठीक है, कम होता है, इतना कोई चांसेस नहीं होता कि हर में ही होगा, तो इसलिए क्या हो जाएगा दोस्तों, गलत हो जाएगा। नेक्स्ट दे रखा है कि मैटरनल मोर्टेलिटी इज हायर ड्यूरिंग द प्रीनेटल पीरियड विद ए मल्टीपल जेस्टेशन,
तो दोस्तों हमने पढ़ा है कि यार मोस्ट कॉमन कॉज है जो पीपीएच है, तो हायर कैसे होगा प्रीनेटल पीरियड के अंदर, ठीक है। तो प्रीनेटल पीरियड में नहीं, मल्टीपल प्रेगनेंसी के दौरान, चाहे प्रीनेटल से ज्यादा, प्रीनेटल भी है, इसके इंटरनेटल भी है और पोस्टनेटल भी। तो पोस्टनेटल में ज्यादा कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस रहते हैं, या फिर इंटरनेटल कॉम्प्लिकेशन ज्यादा चांसेस होते हैं, जबकि इसमें क्या कह रहा है भाई प्रीनेटल के अंदर ज्यादा होते हैं, जबकि क्या है गलत है, सबसे कम प्रीनेटल में होते हैं इसमें। नेक्स्ट है दोस्तों, ऑप्टिमम एडजस्टमेंट फॉलोइंग ए मल्टीपल बर्थ रिक्वायर्स 6 मंथ टू 1 ईयर ऑफ टाइम, कि भाई जो पेरेंट्स हैं या फैमिली है उनको भाई मल्टीपल प्रेगनेंसी से एडजस्टमेंट के लिए कम से कम 6 महीने से क्या चाहिए दोस्तों, 1 साल तक का टाइम पीरियड चाहिए। तो दोस्तों ये वेरी करता है, हम इसको कभी भी डिफाइन नहीं कर सकते कि भाई मैं कितनी देर में इस चीज को एक्सेप्ट कर पाऊंगा, कोई कितनी देर में एक्सेप्ट कर पाएगा इसको, कितने दिन में कौन एडजस्ट कर सकता है, दोस्तों हमें क्या पता। तो ये जो टाइम पीरियड है ना, ये सबके लिए क्या है दोस्तों, वेरी है या डिफरेंट है, सबके लिए क्या है, डिफरेंट है। हम इसको ऐसे डिफाइन नहीं कर सकते कि भाई 6 महीने से 1 साल तक का टाइम लगता है, तो इसलिए ये भी क्या हो जाएगा दोस्तों, गलत हो जाएगा। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा कि पेरीनेटल मोर्टेलिटी रेट 2 से 3 गुना ज्यादा होती है किसमें, मल्टीपल प्रेगनेंसी में। बस यही लाइन लिख ली है, लिख लो, पेरीनेटल मोर्टेलिटी रेट, पेरीनेटल मोर्टेलिटी रेट मल्टीपल प्रेगनेंसी में 2 से 3 गुना ज्यादा होती है, 2 से 3 गुना ज्यादा होती। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों हमारे सामने, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। ए नर्स इन द बर्थिंग यूनिट केयरिंग फॉर द सेवरल क्लाइंट्स। देखो आप कहते हैं ना भाई सिनेरियो बेस क्या होते हैं, ये सीन है कि आप क्या कर रहे हो दोस्तों, आप मान लो कि बर्थिंग यूनिट में हो, ऐसे मान लो कि लेबर के अंदर हो आप, और वहां पर आपको मैंने 4 क्लाइंट दे दिए। एक क्लाइंट मैंने आपको दे दिया मल्टीपल प्रेगनेंसी का, एक क्लाइंट दे दिया मैंने आपको एनीमिया का, एक क्लाइंट दे दिया मैंने आपको हाइपरटोनिक कॉन्ट्रैक्शन का, और एक क्लाइंट दे दिया मैंने आपको जेस्टेशनल हाइपरटेंशन का, ठीक है। तो ट्विन जेस्टेशन का मतलब क्या होगा दोस्तों, ट्विंस प्रेगनेंसी है तो एक ही यूट्रस में सिम्युलेटेनियसली अगर 2 बेबी है तो ट्विन प्रेगनेंसी। जेस्टेशनल एनीमिया का मतलब क्या हो गया, प्रेगनेंसी के कारण जो एनीमिया हो रहा है वो जेस्टेशनल एनीमिया हो गया है। हाइपरटोनिक कॉन्ट्रैक्शन का मतलब क्या होगा दोस्तों, कॉन्ट्रैक्शन टेकिसिस्टोल हो गए, 5 से ज्यादा जो कॉन्ट्रैक्शंस हो रहे हैं वो क्या हो जाएंगे दोस्तों, हाइपरटोनिक कॉन्ट्रैक्शन हो जाएंगे। और जेस्टेशनल हाइपरटेंशन का मतलब क्या हो गया दोस्तों, जो प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन है, चाहे वो जेस्टेशनल हाइपरटेंशन हो, ठीक है। तो उसके अंदर क्या होगा, जेस्टेशनल हाइपरटेंशन के अंदर जैसे प्री एक्लेम्सिया, एक्लेम्सिया में बाकी के जो सिम्टम होते हैं वो भी होते हैं, लेकिन जेस्टेशनल हाइपरटेंशन के अंदर सिर्फ बीपी क्या रहता है, बढ़ा हुआ रहता है। तो ऐसे 4 आपके सामने क्या आ गए दोस्तों, पेशेंट आ गए। अब क्या कह रहा है, विच फैक्टर शुड द नर्स एंटीसिपेट विल इंक्रीज द रिस्क फॉर। अब आप ये बताओ कि इन सारों में से हाइपोटोनिक यूट्राइन डिस्टोसिया होने का सबसे ज्यादा रिस्क किसे है, ठीक है। तो हाइपोटोनिक का मतलब दोस्तों कॉन्ट्रैक्शन जो है ना वो क्या आ रहे हैं, कम आ रहे हैं, जिसके कारण एबनॉर्मल लेबर हो गया। कॉन्ट्रैक्शन के कम आने के चांसेस कौन से में ज्यादा होते हैं, इन चारों कंडीशंस में कौन सी ऐसी कंडीशन है जिसमें कॉन्ट्रैक्शंस जो हैं दोस्तों 2 या उससे कम आते हैं 10 मिनट के पीरियड में, वो आपको बताना है। तो दोस्तों जेस्टेशनल एनीमिया से कोई फर्क नहीं पड़ता, कॉन्ट्रैक्शन का और जेस्टेशनल एनीमिया का कोई लेना देना नहीं है भाई, ब्लड का कम होने से और कॉन्ट्रैक्शन से कोई लेना देना यहाँ पे नहीं होता। दूसरा इसमें पहले लिख रखा है हाइपरटोनिक कॉन्ट्रैक्शन, तो हमें हाइपोटोनिक यूट्राइन डिस्टोसिया क्यों होगा, तो ये तो वैसे भी क्या हो गया दोस्तों, गलत हो गया। हमें हाइपोटोनिक देखना है, जबकि इसमें दे रखा है भाई हाइपरटोनिक कॉन्ट्रैक्शन हो रहे हैं, तो हाइपोटोनिक होगा ही नहीं उसको कभी भी भाई, कॉन्ट्रैक्शन के कम होने के कारण एबनॉर्मल लेबर हो रहा है ये तो। इसके बाद जेस्टेशनल हाइपरटेंशन, तो जेस्टेशनल जो हाइपरटेंशन है दोस्तों, यह भी इसका भी कॉन्ट्रैक्शन से कोई लेना देना नहीं होता है कि भाई इसके कारण कॉन्ट्रैक्शन बढ़ जाएंगे या कम हो जाएंगे। तो किससे फर्क पड़ता है दोस्तों, ट्विन जेस्टेशन से फर्क पड़ता है, मल्टीपल प्रेगनेंसी से फर्क पड़ता है। अब आप कहोगे कि सर ये क्यों होता है, थोड़ा सा इसको आप समझा दो हमें। तो दोस्तों आपने ये देखा होगा, मैंने आपको दिखाया था कि भाई जब भी अटोनी ऑफ यूट्रस के बारे में हमने बात की थी पीपीएच के अंदर कि भाई अटोनी ऑफ यूट्रस किसमें होता है, जिसमें डिस्टेंडेड एब्डोमेन होता है। अब दोस्तों एब्डोमेन जब डिस्टेंडेड हो जाता है ना, तो यूट्रस की जो टोन है वो कम हो जाती है। मैंने आपको बताया था टोन कम होने का मतलब कॉन्ट्रैक्शन क्या हो जाते हैं दोस्तों, कम हो जाते हैं। इसी कारण मल्टीपल प्रेगनेंसी के अंदर क्या होता है दोस्तों, टोन क्या हो जाती है, कम हो जाती है, जिससे कॉन्ट्रैक्शन क्या हो जाएंगे, हाइपोटोनिक हो जाएंगे। और भी मैंने आपको बताया था कि बेबी क्या हो दोस्तों, बिग बेबी हो या लार्ज बेबी हो, 4 किलो से ज्यादा का क्या हो दोस्तों, बेबी हो, या फिर पॉलीहाइड्रोएमनियोज हो, ठीक है, पॉलीहाइड्रोएमनियोज, सब चीजें क्या करवा सकती हैं दोस्तों, आपके अंदर हाइपोटोनिक यूट्राइन डिस्टोसिया करवा सकती हैं। क्यों, क्योंकि ये अटोनिक कोज करवाती हैं, क्या करवाती हैं, अटोनिक कोज करवाती हैं, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को क्या कर देती हैं दोस्तों, कम कर देती हैं। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ट्विन जेस्टेशन विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलो लिख लो।
लिखो इसे कि ट्विन जेस्टेशन, ट्विन प्रेगनेंसी लिख लो यार, जेस्टेशन क्या, ट्विन प्रेगनेंसी हाइपोटोनिक, हाइपो या ट्विन प्रेगनेंसी में हाइपोटोनिक, हाइपोटोनिक यूटेराइन, यूटेराइन डिस्टोसिया होने के, टोसिया होने के अधिक चांसेस होते हैं, अधिक चांसेज, चांसेज होते। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये कहाँ से आ गया इस क्वेश्चन के साथ में, रुको, इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि एक क्लाइंट एट 28 वीक जेस्टेशन सॉरी हैज ए सोनोग्राम, अल्ट्रासोनोग्राफी उसकी करवाई गई है। कितनी वीक की जेस्टेशन थी दोस्तों? 28 वीक की जेस्टेशन थी। द रिजल्ट रिवेल्स ए स्मॉल फॉर जेस्टेशनल एज फीटस, कि जो फीटस है ना दोस्तों वो स्मॉल फॉर जेस्टेशनल एज है। मतलब स्मॉल फॉर जेस्टेशनल एज का मीनिंग क्या हुआ कि एक्चुअली में जितनी जेस्टेशनल एज का हेल्दी जो फीटस है ना उसकी तुलना में उसका जो वेट है ना दोस्तों वो क्या है, कम है। तो उसे हम किस नाम से जानेंगे? स्मॉल फॉर जेस्टेशनल एज के नाम से जानेंगे। और अगर नॉर्मल होगा तो एप्रोप्रिएट फॉर जेस्टेशनल एज, और अगर ज्यादा होगा तो लार्ज फॉर जेस्टेशनल एज। जैसे मान लो फीटस के आपने वेट देखा, अगर मान लो एग्जांपल के लिए मान लो कि 28 वीक के ऊपर उसका जो वेट है दोस्तों वो होना चाहिए था 2 kg, लेकिन उसका वेट जो आपको 2 kg की जगह दोस्तों आपको 2 kg की जगह आपको 1.2 ही kg वेट मिला। तो मतलब कि भाई उसी एज के नॉर्मल फिटस के अंदर जो वेट 2 किलो था वो यहाँ पर कितना आ रहा है दोस्तों? 1.2 ही kg आ रहा है। तो वो क्या हो गया? स्मॉल हो गया। ठीक है, एप्रोप्रिएट का मतलब भाई रेंज है, मान लो कि भाई 2 kg के अबाउट रेंज होता है, तो लगभग मान लो कि 1.9 से 2.1 तक क्या होता है, रेंज होती है। तो वो क्या कहलाएगा दोस्तों? एप्रोप्रिएट कहलाएगा। कि भाई किसी बेबी का अगर 1900 ग्राम है तो भी ठीक है, 2000 है तो भी ठीक है, और 2100 है तो भी ठीक है। और ज्यादा का मतलब दोस्तों कि प्रेगनेंसी 28 वीक की और लग ऐसे रहे बेबी जैसे कितने वीक का हो गया, 34 वीक का हो गया, उसका जो वेट है 2 किलो की जगह 2.5 किलो हो गया हो, तो वो क्या कहलाएगा दोस्तों? लार्ज फॉर जेस्टेशनल एज कहलाता है। इसको हम मैथमेटिकली भी क्या कर सकते हैं, इसको डिफाइन कर सकते हैं। देखो एक बार, बस एक मिनट। अब इसको ना क्वेश्चन ऐसे नहीं आएगा, ये तो सबको पता है भाई स्मॉल है तो कम ही होगा जेस्टेशनल एज से, लार्ज है तो ज्यादा ही होगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो दोस्तों हम इसमें परसेंटाइल निकालते हैं। जो परसेंटाइल जो है दोस्तों अगर 10 से लेकर और 90 तक आती है, 10 to अगर 90 परसेंटाइल आ रहा है ना, तो इसका मतलब क्या है दोस्तों कि उस बेबी की एज जो है तो क्या है, एप्रोप्रिएट है फॉर जेस्टेशनल एज। क्या कहलाएगा? एप्रोप्रिएट। तो ये परसेंटाइल को याद रखना कि अगर परसेंटाइल 10 से लेकर और अगर 90 तक आ रही है दोस्तों तो वो क्या कहलाएगा? एप्रोप्रिएट है, मतलब जितना होना चाहिए उतना ही है। लेकिन अगर 10 परसेंटाइल से कम है दोस्तों, किस 10 परसेंटाइल किसके लेंगे? नॉर्मल जो जेस्टेशनल एज है, नॉर्मल जो बेबी जेस्टेशनल एज का, उससे हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। तो उससे अगर 10% कम है दोस्तों परसेंटाइल, अगर 10 परसेंटाइल कम है तो इसे क्या बोलेंगे? हम स्मॉल फॉर जेस्टेशनल एज बोलेंगे। और अगर 90 परसेंटाइल से ज्यादा है, अगर मोर देन 90 परसेंटाइल है तो इसे क्या बोलेंगे? हम लार्ज फॉर जेस्टेशनल एज के नाम से इसे जानेंगे। हम इसे किस नाम से जानेंगे? लार्ज फॉर जेस्टेशनल एज। तो बस सिंपल सा है, याद स्टार्ट करो 10 से कम, फिर 10 से 90 और 90 से ज्यादा। तीनों को अगर एक जगह ले आओगे तो याद जल्दी हो जाएगा, और अगर बुक में वैसे पढ़ते हुए घूमोगे तो फिर याद नहीं होने वाला है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको क्या कर सकते हो दोस्तों? याद कर सकते हो। चलो नेक्स्ट क्या है दोस्तों इसके अंदर? एंड ए लो लाइंग प्लासेंटा, कि जो प्लासेंटा है दोस्तों उसके अंदर कंडीशन है कि वो ये बता रहा है कि वो जो प्लासेंटा है ना दोस्तों वो नीचे की तरफ है। ठीक है, यहां है मान लो प्लासेंटा, अपर यूट्राइन सेगमेंट में होता है प्लासेंटा का इंप्लांटेशन, लेकिन ये कह रहा है कि जो प्लासेंटा है ना दोस्तों वो क्या है? लो लाइंग प्लासेंटा है। वो मतलब नीचे की तरफ क्या कर रहा है दोस्तों? नियर द इंटरनल ओएस है। ये मान लो जो इंटरनल ओएस उसके क्या है? पास में है। तो फॉर व्हाट कॉम्प्लिकेशन, तो कौन सा कॉम्प्लिकेशन है जिसके लिए नर्स को असेस करना चाहिए क्लाइंट को लास्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी? कि
कि भाई इनमें से कौन सा होगा। भाई लो लाइंग अगर प्लासेंटा है, अगर नीचे की तरफ प्लासेंटा है दोस्तों, तो उसके कारण आगे जाकर उसको क्या होगा, प्लासेंटा प्रीविया होगा। क्या होगा दोस्तों, प्लासेंटा प्रीविया। बस डेफिनेशन ही पूछ रहे हैं, क्वेश्चन में घबरा दिया इसने, लेकिन ऑप्शन देखो आप क्या है दोस्तों, प्लासेंटा प्रीविया। ठीक है, प्लासेंटा प्रीविया उसको क्या हो सकता है, आगे जाके हो सकता है, अगर जो इम्प्लांटेड जो प्लासेंटा है अगर वो लोअर सेगमेंट में आ जाता है। ठीक है, इसके बाद प्री टर्म लेबर। प्री टर्म लेबर का इसका कोई लेना देना यहाँ पे है नहीं कि भाई प्लासेंटा के नीचे होने के कारण प्री टर्म लेबर हो गया। तो मतलब मेन ये डेफिनेशन पूछना चाह रहा है भाई लो लाइंग प्लासेंटा तो क्या खोज करेगा, तो वो प्लासेंटा प्रीविया खोज करेगा, न कि प्री लेबर रैप्चर ऑफ द मेम्ब्रेन है, ये प्री मैच्योर सेपरेशन ऑफ द मेम्ब्रेन है, वो नहीं, प्री मैच्योर रैप्चर ऑफ द मेम्ब्रेन खोज नहीं करेगा। ठीक है, तो प्लासेंटा प्री मैच्योर सेपरेशन ऑफ द प्लासेंटा क्या कहलाता है, एब्रेप्टिव प्लासेंटा। ये किस चीज को शो कर रहा है दोस्तों, एब्रेप्टिव प्लासेंटा को शो कर रहा है, या एक्सीडेंटल हेमरेज ऑफ द प्लासेंटा, एब्रेप्टिव प्लासेंटा को क्या कर रहा है दोस्तों, ये शो कर रहा है। चलो थोड़ा सा पढ़ते हैं अब। सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों कि एंटीपार्टम हेमरेज क्या होता है। तो दोस्तों अगर जो ब्लीडिंग है, अगर जेनाइटल ऑर्गन से ब्लीडिंग, ये जरूर ध्यान रखना कि ब्लीडिंग कहां से हो रही है, जेनाइटल ऑर्गन से हो रही है। अगर जेनाइटल ऑर्गन से जो ब्लीडिंग है दोस्तों वो 28 वीक के बाद में होती है, तो इसे हम किस नाम से जानेंगे दोस्तों, इसे हम एंटीपार्टम हेमरेज के नाम से जानेंगे। अगर 28 वीक के बाद में ब्लीडिंग होती है तो इसे हम किस नाम से जानेंगे दोस्तों, एंटीपार्टम हेमरेज के नाम से हम इसे जानते हैं। ठीक है, ये जरूर ध्यान रखना, ब्लीडिंग यहां से हो रही है, जेनाइटल ऑर्गन से हो रही है। ठीक है, ऐसे नहीं कि कहीं से भी लिख दिया। इसके 3 कोजेज हो सकते हैं दोस्तों। सिंपल सा एक क्वेश्चन बन जाएगा कि मोस्ट कॉमन कोज क्या है, सेकंड मोस्ट कॉमन कोज क्या है और थर्ड क्या है। तो प्लासेंटल कोज, एक्स्ट्रा प्लासेंटल कोज, एक्स्ट्रा प्लासेंटल कोज एंड अदर, या अनडिफाइंड, जिनको डिफाइन नहीं किया जा सकता, बताया नहीं जा सकता क्या है वो कोज। तो सबसे ज्यादा जो कोजेज होते हैं दोस्तों एंटीपार्टम हेमरेज के, वो प्लासेंटल कोज होते हैं, लगभग 70%। और दूसरे नंबर पे जो आता है ना वो अदर्स और अनडिफाइंड आता है। यहां पर जाके आप क्या कर देते हो दोस्तों, आप गलती कर देते हो। तो 25% ये होता है और एक्स्ट्रा प्लासेंटल 5% होता है। कई बार हम सीक्वेंस में याद कर लेते हैं, प्लासेंटल 70, 25 ये और 5 ये, तो ये गलत हो जाता है। तो फर्स्ट जो एंटीपार्टम हेमरेज का मोस्ट कॉमन कोज है वो ये है, और सेकंड जो है दोस्तों वो ये है, और थर्ड क्या है दोस्तों, ये है। प्लासेंटल कोजेस के अंदर इंक्लूड होते हैं आपके जो दोनों, अब प्लासेंटा प्रीविया और जो एब्रेप्टिव प्लासेंटा है वो दोनों इसमें इंक्लूड होते हैं। और एक्स्ट्रा जो प्लासेंटल है दोस्तों, एक्स्ट्रा प्लासेंटल है उसके अंदर जो है दोस्तों आपके वो क्या इंक्लूड होते हैं, एक्स्ट्रा प्लासेंटल के अंदर आपके इंक्लूड होते हैं जैसे कि सी ऑफ सर्विक्स आ सकता है, ठीक है, यूट्राइन जो पोलिप्स है वो आ सकता है। तो ऐसी चीजें जो प्लासेंटा से बाहर हैं, ठीक है, और जिनका पता भी हो, बॉडी के अंदर हो, ठीक है, ट्रोमा के कारण हो जाए, तो ये सब चीजें किसके अंदर होगा दोस्तों, एक्स्ट्रा प्लासेंटल में। अदर मतलब हमें पता ही नहीं है, तो हम जब पता ही नहीं है तो मैं आपको इसमें क्या बताऊं कौन सा होगा, ये भी गलत हो जाएगा। तो ध्यान रखना मोस्ट कॉमन कौन से होते हैं, प्लासेंटल कोजेज होते हैं। चलो नेक्स्ट आ जाओ। अब इसके अंदर 2 आते हैं, एक आता है दोस्तों प्लासेंटा प्रीविया और एक आता है एब्रेप्टिव प्लासेंटा। चलो उनकी बात बाद में करेंगे, पहले आते हैं, अगर आपसे ये पूछे कि कोई इन दोनों में भी मोस्ट कॉमन कौन सा है, इन दोनों में भी मोस्ट कॉमन कौन सा है, तो प्लासेंटा प्रीविया लगभग 300 प्रेगनेंसी में एक प्रेगनेंसी में पाया जाता है, 300 में एक में होता है। जबकि एब्रेप्टिव प्लासेंटा है जो दोस्तों 200 प्रेगनेंसी में एक प्रेगनेंसी में होता है। अब आपसे मैं पूछ रहा हूं कि बताओ मोस्ट कॉमन कौन सा है, कौन सा मोस्ट कॉमन है, प्लासेंटा प्रीविया या एब्रेप्टिव प्लासेंटा है। तो आप खुद कह दोगे सर ये 200 में एक हो रहा है, 300 में एक हो रहा है, तो ये मोस्ट कॉमन है ना। तो ध्यान रखना एंटीपार्टम हेमरेज के अंदर जो एब्रेप्टिव प्लासेंटा है ये मोस्ट कॉमन होता है, मोस्ट कॉमन। तो इसको भी आपको याद रखना है। चलो आ जाओ नेक्स्ट। तो मोस्ट कॉमन मैंने आपको बता ही दिया अभी, एब्रेप्टिव प्लासेंटा। इसके बाद आ जाओ प्लासेंटा प्रीविया की डेफिनेशन के ऊपर। इसमें हम प्लासेंटा प्रीविया पढ़ेंगे, अगली जो क्लास होगी हमारी नेक्स्ट क्लास में मैं आपको एब्रेप्टिव प्लासेंटा उसके बारे में बताऊंगा। अब देखो इसमें क्या होगा दोस्तों कि ये जो इंटरनल जो ओएस है ना, इस इंटरनल ओएस के या फिर ऐसे कहूं लोअर यूट्राइन सेगमेंट में इंटरनल ओएस के पास में या इसको कवर करते हुए क्या पाया जाता है दोस्तों, आपका प्लासेंटा पाया जाता है। तो इसे हम किस नाम से जानते हैं, प्लासेंटा प्रीविया के नाम से जानते हैं। प्लासेंटा का मतलब प्लासेंटा और प्रीविया जो वर्ड है दोस्तों उसका मतलब होता है एंट्रेंस। तो यहाँ पर ये क्या है, इंटरनल ओएस एंट्रेंस है, तो इसके पास में अगर प्लासेंटा पाया जा रहा है लोअर यूट्राइन सेगमेंट के अंदर, मान लो आप अपर में होता है, और अगर प्लासेंटा जो है दोस्तों किस में पाया जाए, लोअर यूट्राइन सेगमेंट में पाया जाए, तो इसे हम किस नाम से जानेंगे दोस्तों, प्लासेंटा प्रीविया के नाम से हम इसे जानते हैं। हम इसे किस नाम से जानते हैं,
प्लासेंटा प्रीविया के नाम से जानते हैं। अब कोई आपसे पूछे कि मुझे इसका एग्जैक्ट कोज बताओ कि जो प्लासेंटा एक्चुअली में तो आप कह रहे हो कि ऊपर इंप्लांट होता है, ठीक है, एक्चुअली में तो आप क्या कह रहे हो दोस्तों कि जो प्लासेंटा है वो यहाँ पर पाया जाएगा या यहाँ पाया जाएगा, और अब ये यहाँ पर क्यों पाया जाता है, लोअर यूट्राइन सेगमेंट के अंदर प्लासेंटा क्यों पाया जा रहा है, तो इसका एग्जैक्ट कोज क्या है तो दोस्तों वो मुझे भी नहीं पता। क्यों? क्योंकि एग्जैक्ट जो कोज है वो क्या होता है, इसका अननोन होता है। इसके बाद नेक्स्ट दोस्तों थ्योरी, किसी कौन सी थ्योरी दी गई है प्लासेंटा प्रीविया के लिए। सिंपल सा क्वेश्चन आ जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरी, या फिर थ्योरी का नाम दे दे कि ये थ्योरी कौन सी डिजीज के लिए दी गई है, तो इसका नाम है ड्रॉपिंग डाउन थ्योरी। क्या नाम है दोस्तों? ड्रॉपिंग डाउन थ्योरी। अब ड्रॉपिंग डाउन थ्योरी क्या होती है ये समझो। इसमें क्या होता है दोस्तों ड्रॉपिंग डाउन थ्योरी के अंदर कि ये यहाँ पे क्या है, यूट्रस और ये यहाँ पे है मान लो फैलोपियन ट्यूब। फर्टिलाइज्ड ओवम यहां से चला, जब फर्टिलाइज्ड ओवम यहां से चला ना दोस्तों, तो उसको अपर पार्ट के अंदर क्या होना चाहिए था, इंप्लांट होना चाहिए था, लेकिन ये नीचे गिर गया, और नीचे गिरने के कारण मतलब नीचे ड्रॉप डाउन हो गया, और नीचे गिरने के बाद यहीं पर क्या हो गया दोस्तों, इंप्लांट हो गया। अब जहां पर फर्टिलाइज्ड ओवम इंप्लांट होगा तो आप सभी जानते हो भाई प्लासेंटा तो वहीं बनेगा ना, क्योंकि वो डेसिडुआ बेसिलस से जुड़ेगा और वहीं से क्या होगा दोस्तों, प्लासेंटा का फॉर्मेशन होगा। क्योंकि प्लासेंटा दो ही चीजें बनाती है, एक कोरियोनिक फ्रोंटोसम बनाता है, एक डेसिडुआ बेसिलस बनाती है। तो यहां पर ही क्या बन जाता है दोस्तों, प्लासेंटा बन जाता है। तो इस थ्योरी को हम किस नाम से जानते हैं, ड्रॉपिंग डाउन थ्योरी के नाम से जानते हैं। इसे हम ड्रॉपिंग डाउन थ्योरी के नाम से जानते हैं। चलो नेक्स्ट देखते हैं, कोरियोनिक एक्टिविटी से क्या फर्क पड़ता है, मतलब जो विलाइज है दोस्तों उनसे क्या फर्क पड़ता है, तो ये इसका आंसर आएगा परसिस्टेंट होनी चाहिए, ये परसिस्टेंट कोरियोनिक एक्टिविटी। ऐसे माना जाता है कि अगर मान लो कोरियोनिक विलाई है दोस्तों, वो उनका फॉर्मेशन कंटिन्यू होता ही रहे और वो रुके ही नहीं, तो वो क्या होती जाएंगी दोस्तों, जो अगर अपर पार्ट में भी क्या हो गया, इंप्लांट हो गया ना, तो भी प्लासेंटा बढ़ता 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 कहां पहुंच जाएगा दोस्तों, लोअर पार्ट में पहुंच जाता है। तो परसिस्टेंट कोरियोनिक जो एक्टिविटी है, विलाइज की जो एक्टिविटी है, वो क्या रहे दोस्तों, परसिस्टेंट रहे, तो वो भी क्या करवा सकती है, प्लासेंटा प्रीविया कोज करवा सकती है। डेसिडुआ डिफेक्टिव, कैसे डेसिडुआ, डिफेक्टिव डेसिडुआ। अब आपको सर डिफेक्टिव डेसिडुआ का क्या मीनिंग है, भाई किसी भी पीस के अंदर डिफेक्ट आ गया, खराब हो गया, वो डिफेक्टिव डेसिडुआ है। डेसिडुआ के अंदर एबिलिटी पाई जाती है कि यहाँ पर इसको क्या करे दोस्तों, वो इंप्लांट करे और इसको क्या दे, यहाँ पे न्यूट्रिशन मिले। जब कई बार प्लासेंटा को यहाँ से न्यूट्रिशन नहीं मिलता या बेबी को न्यूट्रिशन नहीं मिलता, तो प्लासेंटा न्यूट्रिशन के लिए क्या करता है दोस्तों, अपनी ओवर ग्रोथ करता है, और उस ओवर ग्रोथ के लिए वो लोअर पार्ट तक आ जाता है, पहली थ्योरी। दूसरा दोस्तों क्या होता है कि डेसिडुआ अगर डिफेक्टिव हुई ना, तो अपर पार्ट की डेसिडुआ के डिफेक्टिव होने के कारण वहां पर उसको इंप्लांट ही नहीं होने देती, और फिर फर्टिलाइज्ड ओवम कहां जाता है दोस्तों, नीचे आ जाता है इंप्लांट होने के लिए। तो उसके कारण भी क्या हो सकता है, प्लासेंटा प्रीविया हो सकता है। तो डिफेक्टिव डेसिडुआ है दोस्तों, वो भी इसका क्या है, एक रीजन है। प्लासेंटा दोस्तों, लार्ज प्लासेंटा, सिंपल सी बात है, लार्ज या मेम्ब्रेनियस जो प्लासेंटा है, अगर प्लासेंटा बड़ा होगा, मेम्ब्रेनियस होगा, तो वो क्या होगा दोस्तों, नीचे तक आ जाता है, बस मेम्ब्रेनियस प्लासेंटा। तो इसके कारण भी हो सकता है। अगर आपसे कोई पूछे रिस्क क्या है, तो भाई एज पूछे तो 35 साल से ज्यादा की जो फीमेल है, ठीक है, एडवांस एज, किसी में 40 भी होता है, ध्यान रखना, किसी किसी डिजीज में 40 भी होती है, तो एडवांस एज हो। पारिटी मतलब दोस्तों मल्टी पैरा में ज्यादा देखने को मिला है ये, ठीक है, मल्टी जो पैरा है उनके अंदर क्या देखने को मिलता है दोस्तों, ये ज्यादा देखने को मिलता है। सर्जरी, कोई भी यूट्रस की सर्जरी हुई हो उन फीमेल के अंदर, या फिर दोस्तों सिजेरियन सेक्शन हुआ हो उन फीमेल के अंदर, इनके अंदर क्या देखने को मिलता है दोस्तों, प्लासेंटा प्रीविया ज्यादा देखने को मिलता है। यूट्रस या फिर सिजेरियन सेक्शन की वाली फीमेल के अंदर ये ज्यादा देखने को मिलेगा। हिस्ट्री, किस चीज की हिस्ट्री, खुद डिजीज की हिस्ट्री दोस्तों। प्लासेंटा प्रीविया की अगर किसी भी फीमेल के अंदर हिस्ट्री रही है, तो उसको दोबारा से होने के चांसेस भी क्या रहते हैं दोस्तों, ज्यादा रहते हैं। अब बैड हैबिट के अंदर स्मोकिंग, अल्कोहल नहीं लिखा मैंने यहाँ पे, ध्यान रखना क्या लिखा है, स्मोकिंग। ऐसा नहीं करा कि अल्कोहल पी लो, नहीं, लेकिन आप क्वेश्चन में दोनों में से एक सेलेक्ट करना हो कि स्मोकिंग भी ऑप्शन में हो और अल्कोहल भी ऑप्शन में हो, तो आप किसको सेलेक्ट करोगे, स्मोकिंग को करोगे। क्यों? क्योंकि स्मोकिंग पिएगा तो क्या होगा दोस्तों, प्लासेंटल इनसफिशियंसी होगा, प्लासेंटा को सही मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, फिर प्लासेंटा अपनी ग्रोथ करेगा, ग्रोथ करके कहाँ आएगा दोस्तों, वो लोअर पार्ट के अंदर आ जाएगा। तो स्मोकिंग भी क्या करती है, कोज करती है प्लासेंटा को लोअर पार्ट में लाने के लिए। अब इसके टाइप की बात करते हैं दोस्तों, तो इसके 4 टाइप होते हैं, टाइप फर्स्ट, टाइप सेकंड, टाइप थर्ड और टाइप फोर्थ। तो ये तो बताने की जरूरत है नहीं, फर्स्ट सेकंड टाइप ये तो सबको पता है। तो टाइप फर्स्ट जो होता है दोस्तों, उसे हम बोलते हैं लो लाइंग। टाइप सेकंड जो होता है दोस्तों, इसे हम बोलते हैं मार्जिनल, इसे हम क्या बोलते हैं, मार्जिनल। थर्ड जो होता है दोस्तों, उसे हम बोलते हैं इनकम्प्लीट, इसे हम क्या बोलते हैं,
इनकम्प्लीट या पार्शियल इसे बोलते हैं दोस्तों हम कंप्लीट या फिर टोटल प्लासेंटा प्रीविया। 4 हो गए, लो लाइंग, मार्जिनल, इनकम्प्लीट या फिर पार्शियल या कंप्लीट या टोटल। अब देखो लो लाइंग के अंदर क्या होगा दोस्तों, जो प्लासेंटा है ना, मैक्सिमम प्लासेंटा अपर पार्ट में होगा, कुछ जो पार्ट होगा दोस्तों प्लासेंटा का वही किस में आएगा, लोअर यूट्राइन सेगमेंट में आएगा, और मार्जिन, ठीक है, मार्जिन तक नहीं पहुंच पाएगा। इससे क्या रहेगा दोस्तों, जो इंटरनल जो ओएस है दोस्तों उससे उसका लोअर मार्जिन ही उसके पास जाता है, बस पूरा प्लासेंटा नहीं पास जाता, सिर्फ लोअर जो मार्जिन है ना वही इसके पास पहुंचता है, लेकिन इसको टच नहीं करता। लेकिन इसको क्या नहीं करता दोस्तों, टच नहीं करता। तो इसे हम किस नाम से जानते हैं कि भाई नीचे यही है, टच नहीं कर रहा है, तो इसे हम किस नाम जानेंगे, लो लाइन के नाम से जानेंगे। दूसरा है दोस्तों मार्जिनल। मार्जिनल में क्या होगा कि जो प्लासेंटा है दोस्तों ये है इंटरनल ओएस, तो इसके मार्जिन पे टच हो गया जाके, तो अब यहां पर इसे हम किस नाम से जानेंगे दोस्तों, मार्जिनल के नाम से जानेंगे कि ये प्लासेंटा जो है वो इंटरनल ओएस के मार्जिन पे जाके क्या हो गया है दोस्तों, टच हो गया है। तो इसे हम किस नाम से जानते हैं, इसे हम किस नाम से जानेंगे, अगर मार्जिनल पे टच हो गया तो मार्जिनल प्लासेंटा प्रीविया। लेकिन ये इंटरनल ओएस को कवर नहीं करता है, इंटरनल ओएस को कवर नहीं करता है, सिर्फ उसके बिल्कुल पास में रहेगा लेकिन उसको कवर नहीं करेगा, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। थर्ड दोस्तों, थर्ड जो आता है वो इनकम्प्लीट। तो इनकम्प्लीट के अंदर क्या होगा दोस्तों, इनकम्प्लीट या पार्शियल के अंदर क्या होगा कि कुछ मात्रा में इसको क्या कर लेता है दोस्तों, कई बार तो इसको पूरा भी कवर कर लेता है, भी समझाऊंगा आपको। दो चीजें हैं यहाँ पे, देखो कुछ मात्रा में ऐसे मान लो भी, तो आप याद रखो इनकम्प्लीट रूप से इसको क्या करता है, कवर करता है। इनकम्प्लीट रूप से कवर करने का मतलब क्या होगा कि जब इनकम्प्लीट रूप से कवर करेगा, लेकिन दोस्तों क्या होगा कि जब प्लस जो इंटरनल ओएस है सर्विक्स है दोस्तों, उसका जब डायलेशन होगा तो फिर वहां से क्या हो जाता है, वो हट जाता है। डायलेशन से क्या हो जाता है दोस्तों, यहां से हट जाता है। तो इसे हम किस नाम से जानते हैं, इनकम्प्लीट के नाम से जानते हैं कि इनकम्प्लीट रूप से ये कहां तक आ गया दोस्तों, इंटरनल ओएस तक आ गया है, यहां तक आधा आ गया है, पूरी तरह से नहीं आया है। जब सर्विक्स का डायलेशन होगा तो वो पीछे की तरफ क्या हो जाता है दोस्तों, हट जाता है और डायलेशन हो जाता है। लेकिन अगर दोस्तों अगर कंप्लीट हुआ दोस्तों, तो उस कंडीशन के अंदर ये कंप्लीट रूप से इंटरनल ओएस को क्या करेगा, प्लासेंटा कवर कर लेगा, पूरा प्लासेंटा इंटरनल ओएस को कवर कर लेगा। अब चाहे डायलेशन हो और चाहे कुछ भी हो, कोई चीज प्लासेंटा अपनी जगह से नहीं उठता है। इनकम्प्लीट में डायलेशन होने पे प्लासेंटा अपनी जगह से हट सकता है, लेकिन कंप्लीट के अंदर पूरी तरह से इंटरनल ओएस को कवर कर लेता है वो, और डायलेशन होने के बावजूद भी वो प्लासेंटा अपनी जगह से नहीं हटता है। ठीक है, अब टाइप सेकंड जो होता है दोस्तों, उसको भी हम दो भागों में बांटते हैं, जिसको हम मार्जिनल बोलते हैं। ये दो प्रकार का होता है, एक होता है दोस्तों एंटीरियर और एक होता है दोस्तों पोस्टीरियर। तो एंटीरियर पोस्टीरियर में क्या डिफरेंस है, ये देखो, ये यूट्रस है, इसका एंटीरियर पार्ट मतलब इस साइड अगर प्लासेंटा इंप्लांट हो रहा है तो ये एंटीरियर होगा, और अगर पीछे की साइड होगा दोस्तों तो ये क्या होगा, पोस्टीरियर होगा। ये क्या होगा दोस्तों, पोस्टीरियर होगा। तो कहते हैं कि जो पोस्टीरियर टाइप का जो मार्जिनल प्लासेंटा प्रीविया, टाइप सेकंड प्लासेंटा प्रीविया है दोस्तों, ये डेंजर प्लासेंटा प्रीविया कहलाता है। क्या कहलाता है, डेंजर प्लासेंटा प्रीविया कहलाता है। क्यों, क्योंकि ये प्लासेंटा प्रीविया एक तो माल प्रेजेंटेशन कोज करता है, भाई अगर प्रेजेंटेशन क्या तो होगा नहीं, अगर हो भी गया तो क्या होगा, एबनॉर्मल होगा, और अगर होगा नहीं तो फ्लोटिंग हेड होगा, नॉन एंगेजमेंट होगा, क्योंकि बेबी की जगह तो उसने घेर ली ना, इसलिए उसके कारण क्या होगा दोस्तों, नॉन एंगेजमेंट होगा। उसके कारण क्या होगा, नॉन एंगेजमेंट वहां पे होगा। इसलिए हम इसे किस नाम से जानते हैं दोस्तों, डेंजर प्लासेंटा प्रीविया के नाम से हम इसे जानते हैं। कई बार इसके कारण फीटस की जो हार्ट रेट है दोस्तों वो भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, हेड के कंप्रेशन के कारण, जिसे हम स्टोलवर्थी साइन के नाम से जानते हैं। इसे किस नाम से जानते हैं हम, स्टोलवर्थी साइन के नाम से जानते हैं, जो मैं आपको आगे बताऊंगा। अब इसका क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, बस दो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन याद रखने हैं और कुछ नहीं, एक ब्लीडिंग से रिलेटेड और एक यूट्रस से रिलेटेड। इनके अलावा आपको कोई क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन पे ज्यादा फोकस नहीं करना। सबसे पहली बात, ब्लीडिंग कलर। एक्चुअली में दोस्तों फ्रेश ब्लड आ रहा है, ठीक है, जो कि एब्रेप्टिव प्लासेंटा के अंदर ब्लड थोड़ा सा क्या तो कलेक्ट होके आएगा या फिर वहीं पर कलेक्ट रहेगा, तो थोड़ा सा टाइम लेता है। लेकिन यहाँ पर जो ब्लड जो आता है दोस्तों वो क्या आता है, फ्रेश ब्लड आता है। तो फ्रेश ब्लड आने के कारण जो जब डायलेशन होता है ना उस दौरान ये ब्लड आता है, और ये कलर जो आता है ना दोस्तों इसका, तो कलर जो आता है वो कैसा आएगा, ब्राइट रेड। सिंपल है, सारे क्वेश्चन याद रखने हैं आपको। क्लिनिकल ऐसे क्वेश्चंस बन जाएंगे कि डायरेक्टली पूछेगा कि एक फीमेल आती है आपके पास इमरजेंसी के अंदर, उसकी जो ब्लीडिंग है दोस्तों, वेजाइनल ब्लीडिंग हो रही है, जिसका कलर जो आ रहा है वो कैसा आ रहा है, ब्राइट रेड आ रहा है। यूट्रस जो है दोस्तों वो कैसा देखता है, सॉफ्ट और रिलैक्स दिखाई दे रहा है। इनमें से कौन सी डायग्नोसिस आप बनाओगे, तो पूरी चीज समझो। ठीक है, एक तो क्या होगा दोस्तों,
ब्राइट रेड होगा। एक पेन दोस्तों, इसके अंदर पेन नहीं होता, पेन लेस होता है ये, क्यों? क्योंकि प्लासेंटा इसके अंदर इन्वॉल्व है, ठीक है। मदर का खुद का टिश्यूज इसके अंदर डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है, जबकि एब्रेप्टिव प्लासेंटा में मेटरनल टिश्यूज भी क्या होते हैं, इंक्लूडेड होते हैं। तो यहाँ पर पेन नहीं होता है, क्या होता है दोस्तों, पेन लेस होता है। कोज का मतलब कोज लेस। अब आप कहोगे सर कोज लेस का मतलब कारण तो है ही ना, कुछ तो कारण होगा ही ना। हाँ भाई, कारण होगा ब्लीडिंग का, लेकिन कोज लेस का मतलब ये है कि मदर है ना, उसको खुद को नहीं पता चलता, मदर रेस्ट कर रही है तो ब्लीडिंग होने लग गई। तो दोस्तों रेस्टिंग पीरियड में भी इसमें क्या हो सकती है, ब्लीडिंग हो सकती है। इसलिए मदर कहेगी नहीं मेरे साथ तो कुछ हुआ ही नहीं, ना मैं कहीं गिरी, ना और कुछ हुआ, नहीं मेरे किसी ने धक्का मारा, लेकिन मेरे सीधा क्या होने लगी दोस्तों, ब्लीडिंग होने लग गई। इसलिए किस नाम से जानते हैं दोस्तों, कोजलेस के द्वारा। ऑनसेट एकदम से हो जाएगी, पता ही नहीं चलेगा कब होने लग गई। तो ऑनसेट क्या होता है, इसका सडन होता है दोस्तों, क्या होता है, इसका सडन होता है। अगर हम बात करें ब्लीडिंग अमाउंट की, तो दोस्तों इसमें ब्लीडिंग अमाउंट को हम दो भागों में बांटते हैं। स्टार्टिंग के अंदर जब शुरुआत जब होती है ना, तब इसके अंदर लाइट ब्लीडिंग होती है। कैसी होती है, लाइट। इसे हम वार्निंग हेमरेज कहते हैं। इसे हम किस नाम से जानते हैं, वार्निंग हेमरेज। और बाद के अंदर दोस्तों लेटर प्रेगनेंसी के अंदर अगर ये हुआ तो फिर यहां पर ये क्या कोज करवा सकता है दोस्तों, हैवी ब्लीडिंग भी कोज करवा सकता है, ठीक है। क्या कोज करवा सकता है, हैवी ब्लीडिंग भी कोज करवा सकता है। अब ध्यान रखो, इसमें एक क्वेश्चन आया था कि एक मदर है दोस्तों, वो सुबह उठती है, और सुबह उठती है तो पाती है कि उसके जो बेड है वो पूरा ब्लड पुल में है, मतलब जैसे खून का पूरा पुल बन गया हो ना, उसमें है। तो कौन से चांसेस हो सकते हैं, तो एक तो रेस्ट की पीरियड में थी वो, दूसरा दोस्तों पूरा ब्लड में है और उसको पता ही नहीं है, मतलब सुबह उठी वो, मतलब पूरी रात को ब्लीडिंग हो रही थी। तो दोस्तों इसका मतलब पेन नहीं था, पेन लेस था। तो उसमें किसके चांसेस बनेंगे सारे, ये सारे चांसेस किसके बनेंगे, प्लासेंटा प्रीविया के बनेंगे। क्यों, एब्रेप्टिव अगर प्लासेंटा होता तो वहां पर उसको पेन होता, ठीक है, इतना ब्लीडिंग होने से पहले वो जग जाती, ऐसे नहीं कि सुबह उठकर पता लगता। दूसरा वो रेस्ट में नहीं होती, ठीक है। तो ये सारी चीजें प्लासेंटा प्रीविया को क्या करती थी, शो कर रही थी। तो ब्लीडिंग सिर्फ नाम ब्लीडिंग है, कितनी चीजें पढ़ते हैं भाई, ब्राइट रेड होनी चाहिए, पेनलेस होनी चाहिए, कोजलेस होनी चाहिए, सडन होनी चाहिए, ठीक है, अमाउंट लाइट टू हैवी हो सकती है। अदर साइन, और क्या क्या साइन हो सकते हैं दोस्तों इसके अंदर, तो अदर साइन में ध्यान रखना, एक साइन और याद रख लो, स्टोलवर्थी साइन, मैंने आपको अभी बताया था। वेगस नर्व स्टिमुलेशन के कारण दोस्तों फीटस जब हेड को कंप्रेस करता है तो फीटल हार्ट रेट क्या हो जाती है दोस्तों, डाउन हो जाती है। इसे हम किस नाम से जानते हैं, स्टोलवर्थी साइन के नाम से जानते हैं। इसे हम किस नाम से जानते हैं, स्टोलवर्थी साइन के नाम से जानते हैं। तो वो भी पूछ सकते हैं किसके अंदर आता है। दूसरा दोस्तों यूट्रस कैसा दिखाई देता है, तो यूट्रस इसके अंदर सॉफ्ट एंड रिलैक्स्ड होगा। ध्यान रखना, पेन और यूट्रस ये दोनों ही कंपैरिजन करते हैं किसमें, प्लासेंटा प्रीविया और एब्रेप्टिव प्लासेंटा में। एब्रेप्टिव के अंदर वहां पर आपको बोर्ड लाइक यूट्रस मिलेगा, ऐसा मिलेगा हार्ड बिल्कुल, ठीक है। तो यहां पर क्या मिलेगा, सॉफ्ट और रिलैक्स। फीटल हार्ट साउंड कैन बी लिसन, हो सकता है कि सुनाई दे भी जाए, मे बी लिसन हो या नहीं भी सुनाई दे, दोनों कंडीशन हो सकते हैं। तो मे बी लिसन, तो फीटल हार्ट साउंड सुनाई दे, ठीक है। इसके बाद इन्वेस्टिगेशन ऑफ जो चॉइस है दोस्तों, वो क्या होती है इसकी, ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी। ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी आप कैसे करेंगे, प्लासेंटा तो वहां पे है। आपके दिमाग में सीधा क्वेश्चन आना चाहिए कि दोस्तों आप वेजाइना में आप प्रोब डाल रहे हो, ठीक है, तो उससे आप प्रोब डालकर कैसे चेक कर सकते हो दोस्तों। तो एक्चुअली में इंटरनल ओएस से लगभग 2 सेंटीमीटर की दूरी रखा जाता है, बिल्कुल अंदर इंसर्ट नहीं करते हैं कि भाई बिल्कुल अंदर इंसर्ट कर लिया। तो इंटरनल ओएस से दूर रख ले तो कोई कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस नहीं है। तो ध्यान रखना, इन्वेस्टिगेशन ऑफ जो चॉइस है दोस्तों इसके अंदर क्या होती है, ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी। इसके अलावा हम ट्रांस एब्डोमिनल करवा सकते हैं, ट्रांस एब्डोमिनल भी करवा सकते हैं आप, एमआरआई है वो भी करवा सकते हो, या फिर दोस्तों ध्यान रखना पर वेजाइनल एग्जामिनेशन इसके अंदर क्या होते हैं, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होते हैं। सीधा सीधा क्वेश्चन बनेगा, आप पर वेजाइनल एग्जामिनेशन नहीं कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि आपने अगर वेजाइनल की एग्जामिनेशन करने की कोशिश की और आपने प्लासेंटा को क्या कर सकते हो, आप रैप्चर कर सकते हो, और बेबी की डिलीवरी हुई नहीं है तो बेबी की डेथ हो सकती है। इसलिए पर वेजाइनल एग्जामिनेशन क्या होते हैं दोस्तों, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड। अगर आप करना ही चाहते हो तो डबल सेटअप एग्जामिनेशन कर सकते हो। क्या कर सकते हो, डबल सेटअप एग्जामिनेशन। डबल सेटअप एग्जामिनेशन का मतलब क्या है दोस्तों, कि मदर को आप लेके जाओगे ओटी में, ओटी में आप पूरा रेडी रहोगे, किसके लिए, सिजेरियन के लिए रेडी हो, उस दौरान आप पीवी करो। क्योंकि अगर कोई प्रॉब्लम भी हुई तो डायरेक्टली आप क्या कर सकते हो, फिर सिजेरियन कर सकते हो। तो इसे हम किस नाम से जानते हैं, डबल सेटअप एग्जामिनेशन के नाम से जानते हैं। कि आप पीवी भी करवा रहे हो साथ में सिजेरियन भी कर रहे हो, तो इसे हम किस नाम से जानते हैं दोस्तों, डबल सेटअप एग्जामिनेशन के नाम से जानते हैं। तो सिंपल याद रखने ला कि पर वेजाइनल जो एग्जामिनेशन है दोस्तों वो क्या होता है, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है। मैनेजमेंट में इसमें क्वेश्चन आता नहीं है वैसे, फिर भी याद रख लेना, टाइप फर्स्ट हो या 2 सेंटीमीटर से दूर हो, इंटरनल ओएस से अगर 2 सेंटीमीटर दूर हो दोस्तों, तो हम ARM प्लस ऑक्सीटोसिन देकर, आर्टिफिशियल रैप्चर ऑफ द मेम्ब्रेन और ऑक्सीटोसिन देकर कोशिश करेंगे क्या हो जाए दोस्तों, वेजाइनल डिलीवरी हो जाए। ठीक है, मैं ज्यादा डिटेल में इसको नहीं बता रहा हूँ, इसमें शॉर्ट में लेके आया हूँ आपके लिए ना, और डिटेल में बनाएंगे तो कई सारी कंडीशन बन जाती है।
सेकंड, थर्ड और फोर्थ के अंदर दोस्तों हम क्या करेंगे, सिजेरियन सेक्शन करेंगे। बस सिंपल से इतना याद रख लो और कुछ नहीं। एक क्वेश्चन और बन जाता है, पोजीशन फॉर प्लासेंटा प्रीविया, कि अगर मान लो प्लासेंटा प्रीविया की पोजीशन, तो आप मदर को क्या पोजीशन दोगे। तो ऐसा माना जाता है दोस्तों इस कंडीशन के अंदर हेड लो पोजीशन दी जाती है, या ये ऑप्शन में नहीं आएगा तो क्या करके आओगे, रिवर्स ट्रेंडलेनबर्ग। रिवर्स कहते हैं कि ये वाली जो पोजीशन है मदर को हेड को लो करना, या रिवर्स ट्रेंडलेनबर्ग, ये जो फिटरस का जो हेड है ना वो कंप्रेस जो होता है ना, उसको क्या करता है दोस्तों, कम करता है। हेड कंप्रेशन को क्या करता है, कम करता है। ठीक है, बस खत्म हो गया आपका। चलो वापस से आते हैं। लिख लो, लिखो, लो लाइंग प्लासेंटा, मतलब नीचे की तरफ लाइंग कर रहा है तो वो प्लासेंटा प्रीविया होगा। लो लाइंग प्लासेंटा का कॉम्प्लिक, लो लाइंग प्लासेंटा प्रेगनेंसी में आगे प्री प्लासेंटा प्रीविया कोज कर सकता है, अगर नीचे की तरफ चला गया तो प्लासेंटा प्रीविया हो जाएगा। ठीक है, खोज कर सकता है, बस लिख लो सिंपल से कि अगर लो लाइंग हो गया नीचे की तरफ है तो वो एक तरह से प्लासेंटा प्रीविया। इंग्लिश क्वेश्चन को समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर नीचे की तरफ है तो आगे क्या हो जाएगा, प्लासेंटा प्रीविया खोज करेगा, क्योंकि इसमें लिख रखा है कि भाई आगे कौन सा कॉम्प्लिकेशन होगा तो प्लासेंटा प्रीविया होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एब्रेप्टियो जो प्लासेंटा वो मैं आपको अगली क्लास में पढ़ाऊंगा, क्योंकि अगली क्लास में उसके ना शुरू में 3-4 क्वेश्चन दे रखे हैं, इसलिए वो जरूरी है वहां पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये हो गया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक क्लाइंट हु इज एट 26 वीक जेस्टेशन, एक क्लाइंट है दोस्तों 26 वीक की उसकी प्रेगनेंसी है, टेल्स नर्स एट द प्रीनेटल क्लिनिक, प्रीनेटल क्लिनिक में नर्स को बताता है कि दैट शी हैज पेन व्हेन यूरिनेटिंग, बैक टेंडरनेस एंड पिंक टिंक्ड यूरिन। ठीक है, वो जब वो यूरिन करती है ना तो उसको पेन होता है, उसको बैक में टेंडरनेस होती है, और उसका जो यूरिन का जो कलर आ रहा है ना वो कैसा आ रहा है, पिंक आ रहा है, पिंक टिंक्ड आ रहा है, मतलब कि यूरिन के साथ में थोड़ा सा पिंक सा उसको महसूस हो रहा है। ए डायग्नोसिस ऑफ पाइलोनेफ्राइटिस इज मेड, किस चीज की डायग्नोसिस बनाई गई दोस्तों, पाइलोनेफ्राइटिस की बनाई गई। व्हाट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट नर्सिंग इंटरवेंशन एट दिस टाइम, पाइलोनेफ्राइटिस में आपको ज्यादा पढ़ना ही नहीं है, 2-3 चीजें पढ़नी है और उसी से आपका पाइलोनेफ्राइटिस क्या हो जाएगा आपका दोस्तों, खत्म हो जाएगा, उसी से आपका पाइलोनेफ्राइटिस खत्म हो जाएगा। तो दोस्तों पाइलोनेफ्राइटिस है क्या, कि पाइलोनेफ्राइटिस में 2 वर्ड आगे, एक पाइलो मतलब रीनल पेल्विस, और नेफ्राइटिस का मतलब कि रीनल पैरेनकाइमा, किडनी जो है उनकी पैरेनकाइमा, उसका क्या होना दोस्तों, इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन होना, क्या कहलाता है दोस्तों, पाइलोनेफ्राइटिस कहलाता है। ये मेनली यूरिनरी ट्रैक्ट जो इन्फेक्शन है दोस्तों उसके कारण मेनली होता है। क्यों होता है प्रेगनेंसी के दौरान, क्या क्या कारण होते हैं कि भाई पाइलोनेफ्राइटिस हो सकता है। तो दोस्तों प्रेगनेंसी के दौरान क्या होता है, एक तो प्रेगनेंसी के दौरान जो प्रोजेस्टेरोन है ना दोस्तों उसका लेवल क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, और ये प्रोजेस्टेरोन का बढ़ा हुआ लेवल जो है ना दोस्तों वो यूरेटर की जो पेरिस्टालसिस है, जो उसको क्या कर देता है, पेरिस्टालसिस जो मूवमेंट है उसको क्या कर देता है दोस्तों, कम कर देता है। प्रोजेस्टेरोन का बढ़ा हुआ लेवल यूरेटर्स की पेरिस्टालसिस को क्या कर देता है दोस्तों, कम कर देता है। अब किडनी से लेकर तो कौन आ रही है, यूरेटर ही लेके आ रही है ना यूरिन को। अब यूरेटर जो है दोस्तों उनके अंदर क्या हो गया है, एक्चुअली में उनकी पेरिस्टालसिस कम होगी तो वो आगे यूरिन को इतना कम नहीं पहुंचा पाएंगे, तो यूरिन कलेक्ट होगा, और कलेक्ट होगा तो वो क्या कोज करेगा, रीनल पेल्विस के अंदर और पैरेनकाइमा के अंदर क्या कोज करेगा दोस्तों, वो इन्फ्लामेशन कोज करेगा। तो ये इसका मेन रीजन होता है। एक रीजन और होता है, और ये रीजन भी इंटरेस्टिंग होता है दोस्तों। ऐसे कहते हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान जो राइट जो यूरेटर है, राइट यूरेटर जो है ना दोस्तों वो क्या होता है, कंप्रेस होता है। किसके द्वारा, यूट्रस के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों, यूट्रस के द्वारा। यूट्रस जो है दोस्तों वो इसको राइट यूरेटर को, मतलब राइट किडनी की जो यूरेटर है उसको क्या करता है दोस्तों, कंप्रेस करता है।
इसी कारण से आपसे कोई पूछे कि मोस्ट कॉमन पायलोनेफ्राइटिस किस में देखने को मिलता है, राइट साइड देखने को मिलता है। कौन सी साइड देखने को मिलता है, राइट यूरेटर में राइट साइड देखने को मिलता है। लगभग 70 से लेकर और 80% तक, कितने 70 से लेकर दोस्तों 80% तक ये देखने को आपको मिलता है, 70 से 80% देखने को मिलता है। फिर आते हैं इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में देखो 2-3 तो इसने दे दिया, क्या क्या दे दिया, एक तो पेन व्हेन यूरिनेटिंग, तो डिसयूरिया, क्या होता है इसको, डिसयूरिया होता है, डिसयूरिया भी होता है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी भी होती है, इसके अलावा अर्जेंसी भी होती है, बार ऐसा लगेगा कि बस अब यूरिन करना ही है मुझे, ठीक है, अर्जेंसी भी फील होगी, इसके अलावा उसको बार बार यूरिन आएगा, फ्रीक्वेंसी भी होगी दोस्तों उसको, ठीक है, इसके अलावा पेन भी होगा, या डिसयूरिया हो गया, पेन भी होगा, हीमेचूरिया भी होगा। वहां पर जो ये वर्ड लिखा हुआ है कि भाई पिंक टिंग्ड यूरिन है, तो दोस्तों किसको दिखा रहा है, हीमेचूरिया को दिखा रहा है कि यूरिन के अंदर साथ में क्या है, ब्लड है। तो ये सारे जो सिम्टम्स है दोस्तों वो देखने को आपको मिल सकते हैं। ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत है नहीं, इतना बड़ा हमारे सिलेबस में है नहीं है, लेकिन इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंस दे रखी है। 2-3 चीजें बताऊंगा जो जिसको आप याद रख लेना। जिस भी फीमेल को दोस्तों पायलोनेफ्राइटिस होता है ना, उसको 2 चीजें होने के चांसेस क्या होते हैं, सबसे ज्यादा होते हैं। एक तो उसको दोस्तों प्री टर्म लेबर के होने के चांसेस, एक तो किसके होने के चांसेस, प्री टर्म लेबर के चांसेस, और एक दोस्तों अबॉर्शन के। ऐसे टॉक्सिन्स बनते हैं पायलोनेफ्राइटिस में जो कोज करवाते हैं दोस्तों, क्या तो अबॉर्शन कोज करवाएंगे, क्या कोज करवाएंगे, प्री टर्म लेबर। बस इस सेंटेंस को रट लो, याद कर लो, समझ लो कि भाई मेन जो चीज है दोस्तों, पायलोनेफ्राइटिस क्या कोज करवाता है, क्या तो अबॉर्शन कोज करवाता है, क्या करवाता है दोस्तों, प्री टर्म लेबर। दोनों में से भी अगर एक सेलेक्ट करना हो तो प्री टर्म लेबर को क्या करोगे आप, सिलेक्ट करोगे। आपके सारे क्वेश्चन लगभग हो जाएंगे। चलो बात करते हैं, वही हो रहा है यहाँ पे कि भाई कौन सा नर्सिंग इंटरवेंशन इस वक्त सबसे ज्यादा ध्यान देने योग्य है। लिमिटिंग फ्लूइड इनटेक दोस्तों, इसके अंदर फीवर भी आता है, क्या आता है, फीवर भी आता है। इसके अलावा जो फीमेल है उसको सीवरिंग भी हो सकती है, हाइपोथर्मिया में भी जा सकती है वो, ठीक है, दोनों चीजें ही हैं, फीवर भी है और एक तरफ क्या है दोस्तों, हाइपोथर्मिया भी, दोनों ही चीजों में हो सकता है। अब देखो जिस फीमेल को अगर फीवर आएगा उसको क्या होगा दोस्तों, डिहाइड्रेशन होगा। और किडनी की कोई भी प्रॉब्लम हो उसके अंदर आप फ्लूइड इंटेक को कम नहीं करोगे, क्या करोगे दोस्तों, बढ़ाओगे, क्या करोगे, बढ़ाओगे। तो यहाँ पर लिमिटिंग फ्लूइड इंटेक लिखा हुआ है दोस्तों, ये क्या है, गलत है। एग्जामिन हर यूरिन फॉर प्रोटीन, बिल्कुल गलत। यूरिन को हम कल्चर करवाएंगे भाई, कल्चर करके देखेंगे, प्रोटीन नहीं करवाएंगे हम उसके अंदर, प्रोटीन नहीं, हम उसके अंदर क्या तो ब्लड देखेंगे, क्या तो क्या देखेंगे, ब्लड देखेंगे, या फिर उसका कल्चर करके उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म देखेंगे, न कि हम प्रोटीन देखेंगे। तो प्रोटीन यहाँ पर कोई काम नहीं है। मेंटेनिंग हर होनी मॉडरेट सोडियम डाइट, मैंने आपको पहले भी कहा था सोडियम की डाइट हमेशा क्या होनी चाहिए, नॉर्मल होनी चाहिए, न ज्यादा न क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। और थर्ड क्या है दोस्तों, ऑब्जर्विंग फॉर साइन ऑफ प्री टर्म लेबर, ये इसका क्या आएगा, राइट आंसर आएगा। मैंने आपको पहले बताया कि पायलोनेफ्राइटिस अगर किसी भी फीमेल को है प्रेगनेंसी के दौरान तो वो कोज करवा सकती है 2 चीजें, क्या तो वो प्री टर्म लेबर करवाएगी कोज, या क्या कोज करवाएगी दोस्तों, अबॉर्शन कोज करवाएगी। तो ये दोनों चीजें आपको याद रखनी है, बस लिख लो। देखो पायलोनेफ्राइटिस की फीमेल को प्रेगनेंसी के दौरान प्री टर्म लेबर होने का रिस्क रहता है, रिस्क होता। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, अगर आपसे कोई पूछे मेडिसिन कौन सी दी जाती हैं, तो पायलोनेफ्राइटिस के ट्रीटमेंट के लिए हम क्या तो हम सेफ्ट्रिक्सोन देते हैं, ठीक है, या फिर सिफाजोलिन जो है वो देते हैं, सिफेलोस्पिरिन आती है, ठीक है, सिफेलोस्पिरिन जो कैटेगरी की जो ड्रग है सिफाजोलिन है, क्या तो हम वो देते हैं, या फिर हम क्या देंगे दोस्तों, सिफाजोलिन नहीं देंगे तो सेफ्ट्रिक्सोन देंगे, जेंटामाइसिन देते हैं, और या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म कम करने के लिए एंटी माइक्रोबियल थेरेपी में नाइट्रोफ्यूरेंटोइन देते हैं, ठीक है, अगर आपको याद करना हो तब बता रहा हूँ। अब नेक्स्ट जो हमारे सामने जो दोस्तों क्वेश्चन आ रहा है वो है कि व्हाई डज ए नर्स एनकरेज कंटिन्यूड हेल्थ केयर सुपरविजन फॉर ए प्रेग्नेंट वुमन विद पायलोनेफ्राइटिस। ये पायलोनेफ्राइटिस आपको पीछा नहीं छोड़ेगा। भाई पायलोनेफ्राइटिस की कोई भी फीमेल है दोस्तों, उसको हेल्थ केयर व्हाई डज नर्स एनकरेज क्यों करती है कि भाई आपको कंटिन्यूअस हेल्थ केयर सुपरविजन की क्या है, जरूरत है, वो क्यों जरूरी है दोस्तों। तो पहला दे रखा है भाई प्री एक्लेम्सिया जो है ना वो होता है पायलोनेफ्राइटिस के कारण, ठीक है, प्री एक्लेम्सिया फ्रीक्वेंटली अकर्स आफ्टर, जिस भी फीमेल को पायलोनेफ्राइटिस होगा उसको प्री एक्लेम्सिया होने के क्या होते हैं दोस्तों, चांसेस होते हैं। दूसरा दोस्तों एंटीबायोटिक थेरेपी शुड बी एडमिनिस्टर्ड अंटिल द यूरिन इज
स्ट्राइल, कि जब तक कि आपका यूरिन स्ट्राइल नहीं हो जाता है तब तक एंटीबायोटिक थेरेपी स्टार्ट करेंगे। थर्ड है पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज कैन अकर विद अनट्रीटेड पाइलोनेफ्राइटिस, कि अगर आपने पाइलोनेफ्राइटिस को ट्रीट नहीं किया तो आपको पीआईडी हो सकता है। कुछ होता है कि न्यूट्रिशनल जो नीड है दोस्तों वो क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। पहला क्या है दोस्तों, गलत है। फिर एक्लेम्सिया फ्रीक्वेंटली नहीं होता, हाँ हो सकता है, इसका रिस्क फैक्टर है इसका रिस्क फैक्टर होता है ये, लेकिन ये फ्रीक्वेंटली नहीं होता है, ठीक है। सेकंड क्या दे रखा है दोस्तों, थर्ड देखो पहले, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी जो डिजीज है ना दोस्तों वो हो सकती है। तो पाइलोनेफ्राइटिस भाई किसके डिसऑर्डर है ये यूरिनरी सिस्टम का डिसऑर्डर है। और पीआईडी जो है जिसमें ज्यादातर दोस्तों अपर जेनाइटल जो ट्रैक्ट के डिसऑर्डर, वो जो ऑर्गन है वो क्या होते हैं, इंक्लूडेड होते हैं, जैसे कि यूट्रस हो गया, ओवरी हो गया, फैलोपियन ट्यूब हो गया, ठीक है, डेसिडुआ हो गई, ये हो सकते हैं, एंडोमेट्रियम हो गई, तो ये इंक्लूड होते हैं। तो इसमें और इसका कोई लेना देना यहाँ पे नहीं है। दूसरा, न्यूट्रिशनल नीड को चेंज करने की यहाँ पर कोई जरूरत नहीं होती है। और इसमें तो वैसे भी क्या दे रखा है दोस्तों, लो प्रोटीन डाइट दे रखी है। बेबी की ग्रोथ के लिए मदर को जो प्रोटीन है दोस्तों उसकी रिक्वायरमेंट को क्या करना पड़ता है, इंक्रीज करना पड़ता है, न कि डिक्रीज करना पड़ेगा। उसका क्या आएगा दोस्तों कि एक्चुअली में ये जो फीमेल होती है पाइलोनेफ्राइटिस की, उनका 2 बार हम यूरिन कल्चर करवाते हैं, दोनों बार जो यूरिन कल्चर अगर नेगेटिव आ गया तब हम मानते हैं कि वो क्या हो गई है, ठीक हो गई है। नहीं तो इसलिए उसको हम क्या रखते हैं, हेल्थ केयर सुपरविजन में रखते हैं। कंटिन्यू हेल्थ केयर सुपरविजन जरूरी है, जब तक कि उसका यूरिन कल्चर क्या नहीं आ जाए दोस्तों, नेगेटिव नहीं आ जाए, तब तक हम उसका यूरिन कल्चर करवाते रहते हैं। और तब तक हम उसको क्या देते हैं दोस्तों, एंटीबायोटिक थेरेपी देते हैं, जिसमें हम क्या देते हैं, सीफाजोलिन देंगे, या सीफाजोलिन नहीं देंगे तो फिर क्या देंगे, सेप्ट्रिक्सोन देंगे। सेप्ट्रिक्सोन एमाइनोग्लाइकोसाइड के अंदर हम क्या देते हैं, इसको जेंटामाइसिन देते हैं, जेंटामाइसिन, साथ में हम नाइट्रोफ्यूरेंटोइन भी देते हैं। एंटीमाइक्रोबियल थेरेपी में नाइट्रोफ्यूरेंटोइन, ये इसका ट्रीटमेंट चलता है। चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं। चलो हाँ, इसको लिख लो एक बार। लिख लो, पाइलोनेफ्राइटिस की फीमेल को, पाइलोनेफ्राइटिस की फीमेल को कंटिन्यूअस सुपरविजन में रखा जाता है और तब तक उसको एंटीबायोटिक थेरेपी दी जाती है, तब तक उसको एंटीबायोटिक थेरेपी दी जाती है जब तक कि उसकी 2 यूरिन कल्चर रिपोर्ट नेगेटिव ना आ जाए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब छोटे छोटे क्वेश्चन हमारे सामने। सोनोग्राफी ऑफ ए प्राइमी ग्रेविडा, पहली बार जो प्रेग्नेंट हुई है, प्राइमी एक बार भी नहीं हुई है, वो नली ग्रेविडा है, ठीक है। और अगर 2 बार हो गई है तो मल्टी ग्रेविडा कहलाएगी। 2 और 3 बार मल्टी ग्रेविडा, 4 उससे ज्यादा है तो ग्रांड मल्टी ग्रेविडा। हु इज एट 15 वीक जेस्टेशन, जो कोई 15 वीक की क्या है दोस्तों, उसको जेस्टेशन है। रिवेल करती है क्या, एक ट्विन प्रेगनेंसी। ट्विन प्रेगनेंसी क्या करती है दोस्तों, उसको कह रही है कि मुझे क्या है दोस्तों, ट्विन प्रेगनेंसी है। द नर्स रिव्यूज विद द क्लाइंट द रिस्क ऑफ मल्टीपल प्रेगनेंसी। तो जो नर्स वो ये बता रही है कि भाई जो रिस्क ऑफ जो मल्टीपल प्रेगनेंसी है, दैट वर एक्सप्लेन्ड बाय द हेल्थ केयर प्रोवाइडर। भाई हेल्थ केयर प्रोवाइडर ने क्या किया, वो सब रिस्क देखे, जो किसने बताई थी दोस्तों, हेल्थ केयर प्रोवाइडर ने बताया था कि भाई मल्टीपल प्रेगनेंसी के क्या क्या हो सकते हैं, रिस्क हो सकते हैं। भाई मल्टीपल प्रेगनेंसी के कारण क्या क्या हो सकते हैं, रिस्क। विच कंडीशन डज द क्लाइंट आइडेंटिफाई, इनमें से ऐसी कौन सी कंडीशन है दोस्तों जिसको जो क्लाइंट है वो क्या करता है, आइडेंटिफाई करता है, दैट इंडिकेट द नीड फॉर फर्दर इंस्ट्रक्शन अबाउट कॉम्प्लिकेशन एसोसिएटेड विद ए मल्टीपल जेस्टेशन। देखो, विच कंडीशन डज द क्लाइंट आइडेंटिफाई दैट इंडिकेट द नीड फॉर फर्दर इंस्ट्रक्शन, मतलब इनमें से है ना एक आपको ऐसा कॉम्प्लिकेशन दे रखा है जिस कॉम्प्लिकेशन इसके कारण नहीं होता है, जो कॉम्प्लिकेशन इसके कारण नहीं होता है। किसके कारण नहीं होता दोस्तों, मल्टीपल प्रेगनेंसी के कारण। सिंपल से सोचो, एक फीमेल है, उसको रिस्क है मल्टीपल प्रेगनेंसी हो सकती है, हेल्थ केयर प्रोवाइडर ने उसको कई सारे कॉम्प्लिकेशन बताए। नर्स ने उसको पूछा भाई बताओ क्या क्या कॉम्प्लिकेशन बताए, तो उसने वो एक ऐसा कॉम्प्लिकेशन बताया जो एक्चुअली में मल्टीपल प्रेगनेंसी में देखने को नहीं मिलता है। तो हमें वो ढूंढना है, क्यों, क्योंकि वही
अगर उसने गलत बताया फिर हमको बताएंगे भाई उस आपने क्या बताया, गलत बताया, आपको फर्दर क्या जरूरत है दोस्तों, इंस्ट्रक्शंस की क्या है जरूरत है, फर्दर आपको इंस्ट्रक्शन की जरूरत है। तो दोस्तों मल्टीपल प्रेगनेंसी के कारण, मल्टीपल अगर किसी भी फीमेल को प्रेगनेंसी होगी तो उसको प्री टर्म बर्थ हो सकता है या नहीं हो सकता, प्री टर्म बर्थ होने की जो रिस्क है दोस्तों वो मल्टीपल प्रेगनेंसी के कारण क्या होते हैं, पाए जाते हैं। मल्टीपल प्रेगनेंसी के कारण फीमेल को प्री टर्म बर्थ हो सकता है। सेकंड दो रखा दोस्तों ट्विन टू ट्विन ट्रांसफ्यूजन, मैंने आपको अच्छे से समझा रखा था कि दो बेबी हैं, अगर उनकी जो ब्लड वेसल्स एक दूसरे से कनेक्ट हो जाती है तो उसे हम टीटीएस सिंड्रोम के नाम से जानते हैं। उसमें क्या होता है कि एक जो बेबी है दोस्तों वो डोनर होता है, एक रिसिपिएंट होता है, एक ब्लड को देगा एक के पास रहेगा, एक के अंदर पॉलीहाइड्रोएमनियोज होगा, एक को क्या होगा, ओलिगोहाइड्रोएमनियोज होगा। तो ट्विन टू ट्विन सिंड्रोम भी देखने को मिलता है। जेस्टेशनल हाइपरटेंशन, प्लासेंटा की जो डिमांड है दोस्तों, दो बेबी की डिमांड पूरा करने के लिए जो प्लासेंटा उसके अंदर चेंजेस आते हैं वो क्या कोज करवा सकते हैं, प्रेगनेंसी के दौरान हाइपरटेंशन भी कोज करवा सकते हैं, तो ये भी देखने को मिलता है। लेकिन मल्टीपल प्रेगनेंसी के कारण कभी भी दोस्तों क्रोमोसोमल डिसऑर्डर देखने को नहीं मिलेंगे। क्या देखने को नहीं मिलेगा, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स देखने को नहीं मिलेंगे। और यहां पर क्रोमोसोमल डिसऑर्डर दे रखा है आपको क्या, डाउन सिंड्रोम, ट्राइसोमी 21, ट्राइसोमी 21 या डाउन सिंड्रोम जो होता है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर होता है। लेकिन मल्टीपल प्रेगनेंसी कभी भी दोस्तों क्रोमोसोम के अंदर चेंज नहीं करती है कि भाई क्रोमोसोमल पैटर्न ही चेंज कर दिया। तो डाउन सिंड्रोम मल्टीपल प्रेगनेंसी का कॉम्प्लिकेशन नहीं होता है। तो अगर आपको कोई क्लाइंट ये बताता है कि भाई डाउन सिंड्रोम होता है तो आप उसको क्या करोगे दोस्तों, आप उसको फर्दर इंस्ट्रक्ट करोगे कि भाई आप गलत बता रहे हो, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होता है, आपके द्वारा ये चीज गलत बताई गई है। तो लिख लो बस एक सिंपल से लाइन में कि डाउन सिंड्रोम मल्टीपल प्रेगनेंसी का कॉम्प्लिकेशन नहीं होता, कॉम्प्लिकेशन नहीं होता है, नहीं होता है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों हमारे सामने वो क्या है कि एक क्लाइंट इज शेड्यूल्ड फॉर ए सोनोग्राम एट 36 वीक जेस्टेशन, ठीक है, 36 वीक के ऊपर हम क्या करवा रहे हैं, उसको अल्ट्रासोनोग्राफी करवा रहे हैं। शॉर्टली बिफोर द टेस्ट से जस्ट पहले सी टेस्ट द नर्स को बताती है कि दैट सी हैज सीवियर एब्डोमेन पेन। उसको क्या हो रहा है, पहली चीज देखो सीवियर एब्डोमेन पेन है यहाँ पे। प्लासेंटा प्रीविया में अभी हमने पढ़ा है पेन जो होता है कैसा होता है, पेनलेस होता है, पेन होता ही नहीं है। कैसा पेन होगा, पेन होता ही नहीं है, ठीक है, तो पेनलेस कंडीशन होती है। नेक्स्ट असेसमेंट रिवेल्ड हैवी वेजाइनल ब्लीडिंग, ज्यादातर लाइट वेजाइनल ब्लीडिंग देखने को मिलती है, लेटर स्टेज होगी तब हैवी देखने को मिल सकती है, मैंने आपको बताया भाई। ये साथ में ए ड्रॉप इन ब्लड प्रेशर, बीपी भी क्या हो गया दोस्तों, यहाँ पे गिर गया है। एंड इंक्रीज इन पल्स रेट, पल्स रेट क्या हो गई दोस्तों, इंक्रीज हो गई है। व्हाट कॉम्प्लिकेशन डज द नर्स सस्पेक्ट, कि भाई इनमें से कौन सा कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल सकता है। पहले है हाइड्रेटेड फॉर्म मोल, देखो कितने अच्छे क्वेश्चन है भाई। 36 वीक तक हाइड्रेटेड फॉर्म मोल कभी पहुंचता ही नहीं है। पहली बात तो ये हो गई कि हाइड्रेटेड फॉर्म जो मोल है ना वो 36 वीक तक नहीं होता। और दूसरा इसके अंदर सीवियर जो पेन है ना दोस्तों वो भी देखने को नहीं मिलता है, सीवियर पेन भी देखने को नहीं मिलता। तो दोनों चीजें इसको क्या करती हैं, हटाती हैं हाइड्रेटेड मोल को। दूसरा वेना कावल सिंड्रोम, तो वेना कावल सिंड्रोम के अंदर तो ब्लीडिंग ही नहीं होती, इसके अंदर तो ब्लीडिंग होती ही नहीं है, तो इसका कोई लेना देना नहीं है। सुपीरियर वेना कावा जो सिंड्रोम होता है उसके अंदर सुपाइन हाइपोटेंशन होता है दोस्तों, सुपीरियर वेना कावा बोलो, सुपाइन हाइपोटेंशन जो सिंड्रोम होता है उसमें क्या होता है, हाइपोटेंशन होता है, ठीक है, वो तो ठीक है, लेकिन साथ में उसकी ब्लीडिंग नहीं होती है ना। सुपाइन हाइपोटेंशन सिंड्रोम में ब्लीडिंग थोड़ी होती है। क्या होता है कि जो ग्रेविड यूट्रस है इंफीरियर वेना कावा को क्या कर देता है, कंप्रेस कर देता है, जिससे बीपी गिर जाता है, ये ध्यान रखो। इसके बाद दोस्तों क्या दे रखा है, मार्जिनल प्लासेंटा प्रीविया, कोई भी टाइप का प्लासेंटा प्रीविया हो, चाहे लो लाइंग हो चाहे मार्जिनल हो, किसी भी टाइप का हो, ठीक है, चाहे इनकम्प्लीट हो कंप्लीट हो, कोई भी क्या नहीं करवाता दोस्तों, पेन कोज नहीं करवाता है, तो ये भी गलत हो गया। कंप्लीट एब्रेप्टियो प्लासेंटा, हाँ एब्रेप्टियो प्लासेंटा आगे मैं कल वाली क्लास में आपको पढ़ा दूंगा। ये जो एब्रेप्टियो प्लासेंटा दोस्तों वो ऐसी कंडीशन होती है जिसके अंदर क्या होता है, पेन होता है, यूट्रस हार्ड या रिजिड हो जाता है, ब्लीडिंग सीवियर होती है, ठीक है, और जो बीपी है वो भी आगे ब्लीडिंग अगर और ज्यादा हुई तो बीपी गिर जाएगी और पल्स रेट क्या हो जाएगा दोस्तों, बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दैट विल बी कंप्लीट एब्रेप्टियो प्लासेंटा। तो लिखो कंप्लीट या सीधे लिख लो बस एब्रेप्टियो प्लासेंटा में, एब्रेप्टियो प्लासेंटा में सीवियर एब्डोमेन पेन कोमा हैवी वेजाइनल ब्लीडिंग, हैवी
वेजाइनल ब्लीडिंग, ब्लीडिंग एंड हार्ड बोर्ड लाइक, ये लिखो, हार्ड बोर्ड लाइक, बोर्ड लाइक यूट्रस देखने को मिलता है, या एब्डोमन लिखो, एब्डोमन, एब्डोमन देखने को मिलता है। ये बीपीपी रहने दो अभी, देखने को मिलता है। इसके बाद देखते हैं हम आज का लास्ट क्वेश्चन। हमारा लास्ट दो क्वेश्चन है दोस्तों, क्या है कि एक क्लाइंट एट 37 वीक जेस्टेशन अराइव्स एट द इमरजेंसी डिपार्टमेंट। ठीक है, एक क्लाइंट है, 37 वीक की उसकी प्रेगनेंसी है, इमरजेंसी के अंदर वो आया है। क्या कह रहा है, दैट सी हैज ए एब्डोमेन पेन, कि उसको क्या हो रहा है, एब्डोमेन पेन हो रहा है, बट नो वेजाइनल ब्लीडिंग, लेकिन उसको कोई भी वेजाइनल ब्लीडिंग नहीं हो रही है। ठीक है, पेन हो रहा है, कौन सा हो रहा है दोस्तों, एब्डोमेन पेन हो रहा है उसको, लेकिन वेजाइनल ब्लीडिंग नहीं हो रही है। द हेल्थ केयर प्रोवाइडर डायग्नोज एब्रेप्टिव प्लासेंटा। अब आपको सर अभी आपने कहा था दोस्तों, अब आगे हम पढ़ेंगे, कल मैं आपकी क्लास में पढ़ाऊंगा कि भाई दो प्रकार का होता है ये। ठीक है, वैसे तीन प्रकार का होता है, कंसील्ड, रिवेल्ड और मिक्स्ड। ठीक है, रिवेल्ड के अंदर ब्लड बाहर आएगा, कंसील्ड के अंदर क्या होता है, ब्लड कलेक्ट हो जाता है। जरूरी नहीं है पेन भी होगा और ब्लड बाहर भी नहीं आए। ठीक है, और मिक्स के अंदर कुछ कलेक्ट होगा, कुछ बाहर आएगा। द क्लाइंट आस्क द नर्स, क्लाइंट नर्स को ये पूछता है कि व्हाई इट इज सो पेनफुल, कि भाई ये इतना ज्यादा दर्द क्यों हो रहा है। What should the nurse consider is the initial cause of the abdominal pain before responding in language the client will understand। ठीक है, तो आप नर्स है ना, क्या मानेगी कि उसका क्या कोज होगा, क्या रीजन होता है दोस्तों, कि एब्रेप्टिव प्लासेंटा के अंदर क्या होता है दोस्तों, पेन होता है। तो इसके अंदर पहला है दोस्तों हेमरेजिक शॉक। हेमरेजिक शॉक होने का मतलब यहाँ पर ये हो गया कि ब्लड लॉस हुआ, ब्लड लॉस होने के कारण बीपी डाउन हो गया, पल्स रेट बढ़ गई, हाइपोथर्मिया में पेशेंट चला गया, लेकिन उसके कारण पेन का रीजन थोड़ी है दोस्तों, तो ये गलत हो गया। तो सिंपल सी बात है दोस्तों, ब्लड कलेक्ट हो रहा है, ब्लड आ नहीं रहा है, तो ये चीजें किसको शो कर रही हैं, इतना सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, ये तो सीधा कंसील्ड हेमरेज को शो कर रही है कि भाई जो पेन जो हो रहा है वो ब्लड वहां पे कलेक्ट हो रहा है, वो इरिटेशन कोज कर रहा है, जिसके कारण से क्या हो रहा है दोस्तों, पेन हो रहा है, तो वो कंसील्ड हेमरेज कोज करता है। ब्लड इन मायोमेट्रियम, मायोमेट्रियम के अंदर ब्लड जाना हो सकता है। एक आपको मैं कल पढ़ाऊंगा, कोवेलियर यूट्रस होता है दोस्तों, यूटेराइन एपोप्लेक्सी एक कंडीशन होती है जिसमें मायोमेट्रियम चला जाता है, लेकिन वो कॉम्प्लिकेशन होता है, वो सीधा एब्रेप्टिव प्लासेंटा नहीं होता है। एब्रेप्टिव प्लासेंटा अगर और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाए तो उसका जो ब्लड है दोस्तों वो आगे की तरफ चला जाता है, मायोमेट्रियम से लेकर के सिरोसा तक पहुंच जाता है। ठीक है, पेरीमेट्रियम तक पहुंच जाएगा, तो उसे हम किस नाम जानते हैं, कोवेलियर यूट्रस के नाम से जानते हैं, या यूट्राइन एपोप्लेक्सी के नाम से हम इसे जानते हैं। ये होता है बट ये कॉम्प्लिकेटेड होता है, कॉम्प्लिकेशन होता है, डायरेक्टली नहीं होता, तो इसलिए डायरेक्टली इसका कारण हम नहीं कह सकते हैं इसको। दूसरा दोस्तों डिसएमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोगुलोपैथी, जो कोगुलेस ये जो डिजीज है डिसएमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोगुलेशन दोस्तों, इसके अंदर भी पेन देखने को यहाँ पे डायरेक्टली नहीं मिलता है। और डायरेक्टली ऐसी जो ब्लीडिंग की जेनेटल ब्लीडिंग भाई कलेक्ट हो रही है और उसने डायग्नोज किया एब्रेप्टिव प्लासेंटा, तो एब्रेप्टिव प्लासेंटा के कारण डायरेक्टली ये नहीं होता है कि उसके कारण क्या होगा, एब्डोमेन पेन होगा, कि इसके कारण एब्डोमेन पेन देखने को मिले, ऐसा नहीं होगा, एब्डोमेन पेन नहीं हो सकता है। तो ये भी इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, गलत हो जाएगा। तो चलो लिख लो कि कंसील्ड एब्रेप्टिव प्लासेंटा में, कंसील्ड एब्रेप्टिव प्लासेंटा में ब्लड बाहर नहीं आता, ब्लड बाहर नहीं आता है, जिसके कारण सीवियर पेन होता है, जिसके कारण सीवियर पेन होता है, जिसके कारण सीवियर पेन होता है। चलो एक बार हम सारे क्वेश्चंस को वापस से रिपीट कर लेते हैं। दूसरे क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, पहला आगे आएगा, आज इधर उधर हो गए थोड़े। एक एडोलसेंट अगर कोई भी प्रेग्नेंट लेडी है दोस्तों, तो हम उसको किस चीज की इनकरेज करेंगे, भाई जब आपकी जितनी भी प्रीनेटल केयर है उनको आप क्या करो दोस्तों, आप उनको शेड्यूल टाइम के ऊपर आओ, उसके लिए क्या किया जाता है, उसको इनकरेज किया जाता है। नेक्स्ट क्या कि पेरीनेटल मोर्टिलिटी रेट जो है, जो 7 दिन तक होती है 28वीं के बाद, मल्टीपल प्रेगनेंसी में 2 से 3 गुना क्या होती है दोस्तों, ज्यादा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि ट्विन प्रेगनेंसी में हाइपोटोनिक यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन होने के क्या होते हैं, अधिक चांसेस होते हैं। मैंने आपको बताया हुआ एटोनिक यूट्रस हो जाता है। लो लाइंग प्लासेंटा प्रेगनेंसी में आगे प्लासेंटा प्रीविया कोज कर सकता है, अगर लो लाइंग है तो आगे प्लासेंटा प्रीविया हो जाएगा, कुछ नहीं है, छोटी सी बात है ये। इसके बाद नेक्स्ट है ये वाला नहीं लिखा गया, इसमें शायद लिखा है नहीं ये,
कि एक क्लाइंट 28 वीक जेस्टेशन पे है, उसको सोनोग्राफी करवाया गया और लो लाइंग प्लासेंटा है। फॉर व्हाट कॉम्प्लिकेशन शुड द नर्स असेस द क्लाइंट ड्यूरिंग द लास्ट ट्राइमेस्टर ऑफ द प्रेगनेंसी। बता दिया मैंने, दोबारा आ गया ये। तो लो लाइंग अगर प्लासेंटा है तो प्लासेंटा प्रीविया होगा, अगर लो लाइंग प्लासेंटा हो गया नहीं। इसके बाद है पाइलोनेफ्राइटिस की जो फीमेल है दोस्तों, उसको प्रेगनेंसी के दौरान प्री टर्म लेबर होने का क्या रहता है, रिस्क रहता है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है कि भाई पाइलोनेफ्राइटिस की फीमेल को कंटिन्यूस सुपरविजन की जरूरत होती है। क्यों? क्योंकि उसको एंटीबायोटिक थेरेपी देते हैं जब तक कि उसका जो यूरिन क्या नहीं आ जाए, स्टाइल नहीं आ जाए। नेक्स्ट क्या है, डाउन मल्टीपल प्रेगनेंसी की कई सारे कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, लेकिन डाउन सिंड्रोम या क्रोमोसोमल एब्नॉर्मलिटी इज नॉट ए कॉम्प्लिकेशन ऑफ द मल्टीपल प्रेगनेंसी। नेक्स्ट क्या है दोस्तों कि एब्रेप्टिव प्लासेंटा के अंदर क्या होता है कि सीवियर एब्डोमिनल पेन देखने को मिलेगा और जो वेजाइनल ब्लीडिंग है वो देखने को मिलती है, और जो यूट्रस है वो हार्ड और रिजिड होता है। कंसील्ड एब्रेप्टिव प्लासेंटा के अंदर जो ब्लड है दोस्तों बाहर नहीं आता है, कलेक्टेड रहता है। और पहला जो क्वेश्चन था हमारा वो ये था कि एक पॉजिटिव कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रेस टेस्ट जो है वो यूट्रोप्लासेंटल इनसफिशिएंसी या अनहेल्दी फीटस क्या करता है, शो करता। तो ये हमारी छोटी सी क्लास थी जिसमें हमने डिस्कस किए हैं 10 क्वेश्चंस के बारे में। कुछ अच्छे अच्छे टॉपिक्स भी हमने देखे हैं, जिसमें हमने सबसे मेन जो है प्लासेंटा प्रीविया के बारे में देखा। ठीक है, मैंने आपको आज जो एंटीनेटल जो विजिट्स हैं उनके बारे में भी बात की, स्मॉल फॉर जेस्टेशनल एज की बात की, पाइलोनेफ्राइटिस उसकी बात की, इसके अलावा कॉन्ट्रैक्शन जो स्ट्रेस टेस्ट है उसकी बात भी हमने की है। तो मैं आशा करता हूँ कि क्लास आपको पसंद आई होगी। सभी अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, खुश रहें। थैंक यू सो मच।